हेलो डियर स्टूडेंट्स। अपने लास्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों को एक न्यूमेरिकल दे के क्वेश्चन ख़त्म, लास्ट लेक्चर ख़त्म किए थे और उस न्यूमेरिकल को एज इट इज़ मैंने बोर्ड पे छोड़ा हुआ था ताकि आप लोगों को नए लेक्चर में उसका सॉल्यूशन डिस्कस कर सकूं। तो यहाँ क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। आपने कॉपी पे नोट भी किया होगा, इसको ट्राई भी किया होगा। अब मैं उसको अपनी तरफ से सॉल्व भी कर दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत कम लोगों ने ही मेरे को सॉल्यूशन सेंड किया, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोग उसको ट्राई करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपने आप से सॉल्व कर लिए हैं, उसके बाद इस लेक्चर को आगे देखना आगे देखें, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ था कि अमोनियम कार्बामेट जो है वो डिसोसिएट होके अमोनिया गैस और CO2 गैस के साथ इक्विलिब्रियम बना रहा था, ठीक है। इक्विलिब्रियम बन गया, उसमें बने हुए इक्विलिब्रियम में हमने और अमोनिया ऐड कर दी और इस तरीके से ऐड की कि अमोनिया का इक्विलिब्रियम प्रेशर जो है, ठीक है, वो पहले वाले टोटल प्रेशर के बराबर है, ठीक है। और आपसे CO2 का नया पार्शियल प्रेशर और पुराने वाले पार्शियल प्रेशर का रेशियो पूछा था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर दे रहा हूँ आपके लिए। NH4COONH2, ठीक है। NH4COONH2 सॉलिड इक्विलिब्रियम बना रहा है किसके साथ, 2NH3 गैस के साथ प्लस CO2 गैस के साथ। एक बात आपको समझनी होगी, इतनी कॉमन सेंस आपकी काम करनी चाहिए कि अगर ये डिसोसिएट होगा तो इसके डिसोसिएशन से CO2 का जितना भी प्रेशर P बनेगा तो अमोनिया का प्रेशर उसका डबल होगा ही होगा। इनका रेशियो आपस में 2:1 मेंटेन होगा ही होगा, मोल रेशियो, प्रेशर रेशियो। तो अगर इसका प्रेशर P बनेगा तो इसका प्रेशर 2P बनेगा, यानी इसका जो Kp होगा वो कितना होगा, इसका Kp हो जाएगा आपके पास प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर, ठीक है, 2 टाइम्स होने के नाते प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर इनटू प्रेशर ऑफ CO2। अभी तो हमने बाहर से कुछ नहीं डाला था, अमोनिया खुद में ये अमोनियम कार्बामेट खुद में डिसोसिएट हो रहा था, उससे अमोनिया बन रही थी और CO2 बन रहा था। तो 2P2 का स्क्वायर इंटू P, यानी ये बन गया आपके पास 4P का क्यूब, जिसमें P एक टाइप से CO2 का पार्शियल प्रेशर है, ठीक है। अब दूसरी बार आपको क्या बोला गया है, एट न्यू इक्विलिब्रियम। लास्ट लेक्चर में यही तो बात डिस्कस की थी कि आप जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं करते हैं, कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, प्रेशर चेंज करते हैं, मोल चेंज करते हैं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता है। यही तो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है इस चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अभी भी चेंज नहीं होगा, बस हमसे ये बोल दिया गया है। क्या बोल दिया गया है, मैं नए मार्कर से, अलग मार्कर से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, सॉरी है नहीं यहाँ पे, तो इसी से बता दे रहा हूँ कि ये जो 2P प्रेशर था अब वो 2P ना होके 3P हो गया है, ठीक है। कैसे भी किया हमने, अमोनिया ऐड किया, इसका प्रेशर जो है वो 3P हो गया है, ठीक है। और क्यों, क्वेश्चन में बोला गया कि अमोनिया का जो नया इक्विलिब्रियम प्रेशर है वो ओरिजिनल टोटल प्रेशर के बराबर है। तो ओरिजिनल टोटल प्रेशर कितना था, 2P प्लस P, दो ही तो गैस है और दोनों गैस का प्रेशर जोड़ोगे तो 3P है। तो अब जो इसका पार्शियल प्रेशर है वो पहले वाले टोटल प्रेशर के बराबर है, यानी अब ये 3P के बराबर है, ठीक है। और CO2 का पार्शियल प्रेशर अपने आप में P' मान लो, ठीक है। तो आपको पता है कि प्रेशर चेंज हुए होंगे लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हुई है। तो जो Kp पहले 4P क्यूब था, अब वो वैल्यू किसके बराबर है, वो वैल्यू 3P का स्क्वायर इंटू P' के बराबर है, ठीक है। P' क्या है, CO2 का नया पार्शियल प्रेशर है, ठीक है। और आपसे एक तरीके से क्वेश्चन में क्या पूछा है, P'/P की वैल्यू पूछी है, ठीक है। जो नया पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है और जो पहले इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 था उसका रेशियो, मतलब P'/P की वैल्यू पूछी है। तो भाई 4P क्यूब और 3P का स्क्वायर इंटू P', ये चेंज हुआ है, ये चेंज हुआ है, ठीक है। लेकिन इनका प्रोडक्ट या ये जो एक्सप्रेशन की वैल्यू है वो अभी भी कांस्टेंट रहेगी। यही हमने पहला और दूसरा पॉइंट प्रॉपर्टीज़ के नाम पे लिखवाया था कि कंसंट्रेशन, प्रेशर वगैरह चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता। इसी का फ़ायदा हम बहुत जगह उठाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से P' जो आ रहा है आपके पास सीधा सीधा 4P, यहाँ से P कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो आपके पास जो आएगा यहाँ से 4P, चलो पूरा ही कर दे रहे हैं, यहाँ से P² से P² कैंसिल होगा, एक P बच जाएगा, ठीक है। और इधर P' सही है तो P'/P जो आएगा आपके पास P'/P, यहाँ से एक P बचेगा, उसको इधर ले आओ, यहाँ आपके पास 9 होगा, इधर 4 होगा, तो ये बचेगा 4/9 के बराबर। आप अपने आप से भी देख लो, P'/P ये हो जाएगा 4/9, तो ये आपका आंसर बनेगा सी आंसर, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को बहुत कम लोगों ने सॉल्व किया था। क्वेश्चन सॉल्व करो, ईमानदारी से सॉल्व करो, ठीक है, तभी आपको इक्विलिब्रियम
ये वाला केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब इसके बाद अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6 नंबर प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। ये उतार लो तब तक। हाँ भाई, इसके बाद आप लोग नेक्स्ट लिखो प्रॉपर्टी नंबर 6। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो प्रॉपर्टी नंबर 6 है उसके बारे में लिखो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिव्स द आइडिया ऑफ या वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कांस्टेंट गिव्स द आइडिया ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो किसी रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है उससे हमें इवन ये पता चलता है कि उस रिएक्शन का एक्सटेंट क्या होगा। ठीक है, उस रिएक्शन का एक्सटेंट से मतलब वो रिएक्शन लगभग कितना % तक हो पाएगी। तो जैसे अपने अगर बात करें रिएक्टेंट गिविंग प्रोडक्ट, ठीक है, ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, तो इसका अगर के इक्विलिब्रियम सीधे सीधे, और इसी बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस करने के दौरान कुछ अप्रोक्सीमेशंस भी लेनी पड़ती है। तो वो अप्रोक्सीमेशंस लेने में ये पॉइंट बहुत काम आएगा अपने। तो अभी आप लोग अपनी कॉपी पे नोट करो कि अगर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अगर 10⁻³ से कम हो, ठीक है, या 10⁻³ और 10⁻+3 के बीच में हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, और या फिर 10⁻+3 से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बड़ी हो। ठीक है, ये 3 कंडीशंस आप लोग अपनी कॉपी पे लिखो और इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस करने के दौरान जो है कुछ अप्रोक्सीमेशंस यूज़ करनी होती हैं। ठीक है, तो जैसे बात तो आप जानते ही हो कि के इक्विलिब्रियम आपके पास क्या हो गया, प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाई क्या, रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। तो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत छोटी है, इसका सीधा सा मतलब बनता है कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत कम गई है, मतलब इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत कम है, रिएक्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है, तभी तो ये जो एक्सप्रेशन आएगा उसकी वैल्यू 10⁻³ या उससे छोटी होगी। ठीक है, तो इस पॉइंट का मतलब हो जाता है कि जो रिएक्टेंट है वो एक बहुत कम अमाउंट में जो है प्रोडक्ट की तरफ गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को चाहो तो आप अपनी कॉपी पे सीधा सीधा लिख लो। ठीक है, क्या लिखना है, इसमें आपको अप्रोक्सीमेशन क्या लेना है, अप्रोक्सीमेशन ले लेके अपने को कोई क्वेश्चन करना पड़ता है। ठीक है, खास तौर पे इस 2 कंडीशन में, या तो के इक्विलिब्रियम बहुत छोटा हो या के इक्विलिब्रियम बहुत बड़ा हो। ठीक है, तो उन 2 केस में हम 2 अलग अलग तरीके का अप्रोक्सीमेशन यूज़ करते हैं। उनमें जब के इक्विलिब्रियम बहुत छोटा होगा उस केस में क्या होगा, ए नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, नेग्लिजिबल अमाउंट of reactant, negligible amount of reactant is converted to product, is converted to product, a negligible amount of reactant is converted to product। या इसके बदले में आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, या तो ये तो समझ में आ ही रहा है कि एक बहुत मामूली सी अमाउंट जो होगी रिएक्टेंट की वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी। ठीक है, या इवन ये भी लिख सकते हो आप लोग कि इनिशियल एंड इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, initial and equilibrium amount of reactant are almost same, initial and equilibrium amount of reactant are almost same, मतलब इनिशियली जो वैल्यू आपने रिएक्टेंट की ली है और इक्विलिब्रियम पे जो रिएक्टेंट की वैल्यू होगी वो ऑलमोस्ट एक जैसी सी होगी। तो क्वेश्चन करने के दौरान हमें कई बार ऐसा अप्रोक्सीमेशन यूज़ करना पड़ेगा, विद एग्जांपल मैं करवा भी दूंगा आपको। ठीक है, दूसरा केस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ जब के इक्विलिब्रियम बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो जब के इक्विलिब्रियम बहुत बड़ा होता है तब हमें क्या अप्रोक्सीमेशन यूज़ करना है, कैसे क्वेश्चन को करना है। ठीक है, के इक्विलिब्रियम बहुत बड़ा होने का मतलब है कि इक्विलिब्रियम टाइम पे प्रोडक्ट की वैल्यू रिएक्टेंट से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और अगर प्रोडक्ट की वैल्यू रिएक्टेंट से बहुत ज़्यादा है तो इसका सीधा सीधा मतलब बनता है कि रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट 100% कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इसका सीधा सीधा मतलब बनता है कि रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट 100% कंप्लीट हो गई है। रिएक्शन इज ऑलमोस्ट 100% कंप्लीट, रिएक्शन इज ऑलमोस्ट 100% कंप्लीट। इस लाइन का सीधा सा मतलब बनता है कि रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट 100% कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इसका दूसरा मतलब क्या बनता है, रिएक्शन इज ऑलमोस्ट 100% कंप्लीट। अच्छा, कई लोगों को लगेगा कि रिएक्शन खत्म कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि सारा रिएक्टेंट खत्म हो गया।
ठीक है भाई, रिएक्टेंट सारा खत्म होना 100% रिएक्शन कंप्लीट होना नहीं होता है। ठीक है, अगर कल को 2 रिएक्टेंट है A + B और इसका मेरे पास 1 मोल है और इसका 10 मोल है, तो यहाँ पे अगर इसका 1 मोल ख़त्म भी हो जाएगा पूरी तरह से तो इसके तो 9 मोल फिर भी बचे रहेंगे ना। ठीक है, मतलब मोल कंसेप्ट में जो आप लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट की कंसेप्ट समझते हो, सीखते हो, तो भाई ख़त्म 100% रिएक्शन ख़त्म होने का मतलब क्या होता है, A और B पूरा ख़त्म हो जाए, जरूरी थोड़ा ना है, अगर A कम है B ज़्यादा तो B तो बचेगा ही बचेगा। ठीक है, तो 100% रिएक्शन ख़त्म होने का मतलब होता है कि जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो ऑलमोस्ट 100% कम्प्लीटली कंज्यूम हो गया है। ठीक है, तो इसका रिएक्शन इज ऑलमोस्ट 100% कंप्लीट का मतलब है दैट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट इज ऑलमोस्ट 100%, ऑलमोस्ट 100% यूज्ड। ठीक है, तो या उस केस में तो आप बोलोगे कि रिएक्टेंट का एक नेग्लिजिबल अमाउंट जो है वो कंज्यूम हुआ है, और इस केस में बोलोगे कि रिएक्टेंट का जो रिएक्शन है जो है वो ऑलमोस्ट 100% खत्म हो गई है, जिसका मतलब होता है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो पूरी तरह ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। ठीक है, और अगर ये बीच वाले केस की बात करें तो बीच वाले केस में तो भाई आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, इस केस में रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में होगा, किसी को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो बीच वाला जो केस होगा यहाँ हमारा कोई अप्रोक्सीमेशन काम नहीं करेगा, या तो के इक्विलिब्रियम बहुत छोटा होता है तब काम करता है, या के इक्विलिब्रियम बहुत बड़ा होता है तब काम करता है। ठीक है, इस केस में तो होगा इन दिस केस बोथ reactant and product are in significant amount, reactant and product are in significant amount, both reactant and product are in significant amount। तो इस केस में तो reactant product दोनों ही significant amount में होंगे, तो इसमें तो आप कोई अप्रोक्सीमेशन ले नहीं पाओगे। तो इस चीज़ को आप पहले अपनी कॉपी पे उतार लो, मैं हटाने जा रहा हूँ। हाँ भाई, इस क्वेश्चन पे थोड़े बहुत, इस कंसेप्ट पे थोड़ा सा क्वेश्चन लगाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने की एक इम्पोर्टेंट अप्रोच है। तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन में मान लो मैंने आपको दिया A + 2B इन इक्विलिब्रियम विद C इन इक्विलिब्रियम विद C। ठीक है, और आपको दिया हुआ है इफ़ A नोट का मतलब आप समझते हो इनिशियल कंसंट्रेशन से है। ठीक है, तो इफ़ A आपको मैं मान लो दे दे रहा हूँ पॉइंट, ये दे दिया मान लो 0.1 मोलर। ठीक है, B आपको दे दिया 0.3 मोलर, A आपको 0.1 मोलर, B आपको दिया हुआ 0.3 मोलर, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B दी हुई है आपको। ठीक है, देन फाइंड इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ A, B and C। फाइंड इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ A, B and C इफ। ठीक है, यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को 2 हिस्सों में तोड़ दे रहा हूँ। इफ एक केस में कह रहा हूँ कि इसका जो Kc है वो 10⁻⁻10 है, और एक केस में कह रहा हूँ कि इसका जो Kc है वो 10⁻+10 है। ठीक है, तो ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है। ऑब्वियस सी बात है, ये क्वेश्चन देने का पर्पज यही है कि एक केस में Kc की वैल्यू बहुत छोटी दी हुई है, मैंने तो 10⁻³ को डिस्कस किया था, यहाँ तो 10⁻10 दी हुई है, और एक केस में Kc वैल्यू 10⁻+10 दी हुई है। ठीक है, मतलब बहुत बड़ी वैल्यू दी हुई है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को देखते हुए आपको कैसे अप्रोक्सीमेशन लेते हुए क्वेश्चन करना है, इसको सही से दिमाग लगा के अपनी कॉपी पे पहले करो। ठीक है, जब तक आप अपने आप से अच्छे से कर नहीं लोगे, या जब तक आपको लगे कि नहीं अब मेरे से नहीं हो पा रहा है, तब तक आप वीडियो आगे नहीं देखोगे। तो इस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी पे अच्छे से अटेम्प्ट करो। हाँ भाई, तो अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है अपने तरीके से अपने आप से, तो मैं यहाँ पे इसका डिस्कशन कर दे रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, जब आपने बहुत स्मॉल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात की है, ठीक है, A + 2B, ठीक है, इन इक्विलिब्रियम विद क्या C, और जब इसका Kc मैं 10⁻10 लेके चल रहा हूँ, तो पहले तो देखो हम लोगों को क्या लिखना होता है, जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन लिखनी होती है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन तो इसकी 0.1 मोलर है,
और इसकी 0.3 मोलर है और ये कितना 0 है। ठीक है, अच्छा अगर मैं कुछ देर के लिए अपने आप को भाई ये बात अज्यूम करके चलूँगी, नहीं मुझे तो पूरा काम ईमानदारी से करना है, मुझे तो कोई मतलब इधर उधर की हेराफेरी नहीं करनी है, कोई चीटिंग नहीं करनी है, कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लेना है। ठीक है, मतलब एक बार के लिए मैं अपने आप को अन्ना हजारे मान के चलूँ। ठीक है, मुझे नहीं पता कि वो कितना ईमानदार हैं या नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो उन्होंने ईमानदारी का चोला पहना हुआ है, वैसे ही अगर आप लोग एक बार के लिए सोच लो कि नहीं मुझे तो बस पूरी ईमानदारी के साथ क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो कई बार ज़्यादा ईमानदार बनना जो होता है वो भी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है, क्योंकि इस चक्कर में आप जो आसान सा काम होता है उसमें भी फंस के बैठ जाते हो। ठीक है, जैसे अब इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 है, 0.3 और 0 है, तो एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन अगर आपको लिखनी है तो आपके पास सीधी सीधी अप्रोच होती है कि रिएक्टेंट में से कुछ जाएगा, इतना तो पेन चलाओगे, इतना तो कॉपी पे लिखोगे, रिएक्टेंट में से कुछ जाएगा ही जाएगा, तो 0.1 में से कुछ चला गया x, 0.3 में से कुछ चला गया, ऑब्वियस बात अगर ये x जाएगा तो इसके साथ 2x जाएगा और ये x जाएगा, x बनेगा। ठीक है, तो एक तरीके से मैंने इनकी इक्विलिब्रियम वैल्यू लिख दी, और अगर मैंने इनकी इक्विलिब्रियम वैल्यू लिख दी तो अब मैं इसका जब Kc लिखूंगा तो Kc क्या बनेगा, x अपॉन में 0.1 माइनस एक्स और साथ में 0.3 माइनस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू बनेगी, और क्वेश्चन में ये वैल्यू कितनी दे रखी है, 10⁻⁻10 के बराबर दे रखी है। अच्छा, क्या आपको किसी भी तरीके से लग रहा है कि मैं इस इक्वेशन को सोल्व कर पाऊंगा? बहुत ही गंदी सी क्यूबिक इक्वेशन बन रही है, स्क्वायर यहाँ पे हो रहा है, बाद में x से और मल्टीप्लाई होगा, मतलब एक बहुत गंदी सी बहुत बेकार सी क्यूबिक इक्वेशन इसमें बनकर आ रही है, साफ साफ समझ में आ रहा है। ठीक है, तो भाई मेरी तो औकात नहीं है कि यहाँ पे इसके आगे इसको सोल्व कर पाऊँ। ठीक है, गंदी सी क्यूबिक इक्वेशन है, इसको मैं सोल्व कर पाऊँ ऐसी मेरी औकात तो मुझे नज़र नहीं आ रही। ठीक है, अगर आप लोग कर पाओ तो वो आपका मन। तो ये क्या है कि मैंने ज़्यादा ईमानदारी दिखाने के चक्कर में अपने पैर पे कुल्हाड़ी मान ली। जो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाना चाहिए था उस क्वेश्चन को मैंने फालतू में कॉम्प्लिकेट कर दिया। ठीक है, इसका आंसर बहुत सिंपली आ सकता था। किस बात को ऑब्जर्व करते हुए? इस बात को ऑब्जर्व करते हुए कि इसका जो Kc है, ठीक है, वो 10⁻⁻10 है। तो अगर आप लोग ये पहले उतार लो, पर ये लिखो कि इसके सामने लिख लेना कि नॉट ए प्रॉपर अप्रोच और नॉट ए गुड अप्रोच। ठीक है, ज़्यादा ईमानदारी दिखाना भी कहीं कहीं जो होता है वो गड़बड़ केस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो अन्ना हजारे नहीं बनेंगे तो फिर हम क्या बन जाएं भाई? आजकल के हिसाब से देखा जाए तो मोदी बन जाओ। ठीक है, क्या मतलब, कम से कम काम निकलवाना तो आता ही है उसे अपना। ठीक है, कैसा पॉलिटिशियन है वो एक अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट उसे अपना काम निकलवाना आता है। ठीक है, तो वही काम हमें चाहिए कि हमारा काम निकल आए। ठीक है, तो यहाँ पे इधर ध्यान दो आप लोग, जब मैं इस Kc वैल्यू को ऑब्जर्व किया हूँ तो Kc वैल्यू ऑब्जर्व करते ही मुझे दिखाई दे रहा है कि हाँ यहाँ पे Kc वैल्यू बहुत छोटी है। तो मैंने अभी अभी आपकी कॉपी पे लिखवाया है कि ऐसे केस में एक नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो होती है वो प्रोडक्ट में जा रही होती है। तो भाई जो रिएक्टेंट में से आप माइनस किया उसे नेग्लेक्ट कर दो। ठीक है, और इवन मैंने सीधा सीधा बोला भी यार आपको कि ऐसी कंडीशन में इक्विलिब्रियम वैल्यू और इनिशियल वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होती है रिएक्टेंट की। ठीक है, तो इस केस को आपको सीधा सीधा 0.1 लेना चाहिए, क्योंकि इतना स्मॉल के इसका मतलब इसमें से बहुत मामूली सा तो सी में जा रहा है। ठीक है, वो उतना सा जो जा रहा है उससे इस वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं अप्रॉक्स में कितना लिख सकता हूँ, 0.1 लिख सकता हूँ, और वही मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, अप्रॉक्स में 0.1, इसको मैं अप्रॉक्स में जो है 0.3 लिख सकता हूँ। अब इसको तो मुझे x ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन किसी वैल्यू के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में लिया जाता है ना। अब इसको तो मैं x को 0 करके तो नहीं ना लिख सकता। हाँ, मुझे पता है कि x की वैल्यू बहुत छोटी है, लेकिन उस छोटी वैल्यू को भी मुझे एटलीस्ट डिटरमाइन करना पड़ेगा। और कैसे डिटरमाइन करूँगा इस छोटी सी वैल्यू को? इसको मैं Kc के एक्सप्रेशन में x अपॉन में 0.1 और साथ में यहाँ 0.3 और उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁻10। ठीक है, और ऐसा करने के बाद जब मैं यहाँ x की वैल्यू लिखूंगा तो x की वैल्यू मेरे पास आएगी यहाँ 9 10⁻⁻3 यानी 9 इंटू 10⁻⁻13। ठीक है, चलो अब मैं आपको अपने आप को आपकी कचहरी में अगर प्रस्तुत करूँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इस वैल्यू को 9 इंटू 10⁻⁻13 को 0.1 या 0.3 के रिलेटिवली इग्नोर करके मैंने कोई पाप कर दिया, तो ऑब्वियसली बात है आपका जवाब यही होना चाहिए कि भाई कोई पाप नहीं हुआ। ठीक है, कोई पाप नहीं किया। 0.1 में से अगर 0.0000 13 बार जीरो लगाना है, ठीक है, तो उतनी बार अगर अपने करेंगे तो उतनी
इतनी छोटी सी वैल्यू को अगर मैंने 0.1 में से मतलब इग्नोर कर दिया तो मैंने कोई पाप नहीं किया है, ठीक है। तो इसलिए इसके अंदर एक बहुत मामूली सी अमाउंट प्रोडक्ट की तरफ जा रही थी, और उसको देख भी लो कितनी मामूली सी, 9 × 10⁻13 इतनी छोटी वैल्यू जा रही थी, ठीक है। तो इसको इग्नोर करने से हमें साफ साफ A 0.1, B 0.3 और C जो है वो 9 × 10⁻13 होगा, ये समझ में आ गया, जो कि पिछले केस में बहुत ही गंदी सी क्यूबिक इक्वेशन बन जाने पे समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। तो बहुत छोटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, तो आपको क्वेश्चन करने की अप्रोच ये रखनी है, ठीक है। रिएक्टेंट की इनिशियल और इक्विलिब्रियम वैल्यू को आप लोग ऑलमोस्ट सेम ले लोगे अगर के इक्विलिब्रियम बहुत छोटा है तो, ठीक है। अच्छा, इसका सेकेंड केस डिस्कस करते हैं। जब के इक्विलिब्रियम बहुत बड़ा हो जाता है तो क्या करते हैं, ठीक है। जैसे अब दूसरे केस में मैंने इसका केस ही बहुत बड़ा दिया हुआ है, रिएक्शन वही है A एक्वस प्लस क्या 2B एक्वस इन इक्विलिब्रियम विद क्या C एक्वस, ठीक है। अब यहाँ पे इसका केस ही आपको दिया हुआ है 10⁻+10, ठीक है। तो अब इसकी इनिशियल वैल्यू अगर मैं लिखता हूँ, इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 है, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 0.3 है, और इसकी 0 है, ठीक है। अब ऐसे केस में मैंने आपको क्या बोला था कि अगर Kc की वैल्यू बहुत बड़ी होती है तो अन्ना हजारे बनने वाला काम नहीं करना है, सीधे आंसर पे आना है अपने को। तो अगर Kc की वैल्यू बहुत बड़ी होती है तो इस केस में मैंने बोला था कि रिएक्शन ऑलमोस्ट 100% कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। मैंने तो 10⁻+3 लिखवाया था, यहाँ तो 10⁻+10 है, बहुत बड़ी वैल्यू है। तो इसका मतलब रिएक्टेंट जो होगा, रिएक्शन जो होगी वो ऑलमोस्ट 100% कंप्लीट हो जाएगी। फिर वही बात आती है, रिएक्शन 100% कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो ऑलमोस्ट 100% कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालने का तरीका मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता ही है। जो भी कंसंट्रेशन, प्रेशर, मोल दिया रहता है उसको आप स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करते हो, और जो सबसे छोटा होता है वो LR होता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है, ठीक है। मतलब कैसे चेक करते हैं आपको पता होना चाहिए। मोल कंसेप्ट से 0.1 को डिवाइड करूँगा 1 से, 0.3 को डिवाइड करूंगा 2 से, ठीक है। इसका कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड करूंगा, इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 से। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये वाला है। तो इसका मतलब LR जो है वो कौन है, लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो कौन है, A है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मन में करनी होती है, हालांकि मैंने आपको लिख के करवा दिया। तो ये मैंने किस लिए किया, LR निकालने के लिए। LR कौन है, A है, लिमिटिंग रिएक्टेंट A है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो LR होगा, इतनी बड़ी वैल्यू का मतलब है कि LR ऑलमोस्ट 100% कंज्यूम हो जाएगा, और कंज्यूम हो जाएगा तो उसको आपको कितना लिखना चाहिए इक्विलिब्रियम पे, 0 लिखना चाहिए, ठीक है। वो ऑलमोस्ट 100% कंज्यूम हो गया। अच्छा, ये जो वैल्यू है ये 0.3, तो भाई ये अगर 0.1 जाएगा तो अपने साथ साथ इसका डबल लेके जाएगा, ठीक है। तो ये 1 जाएगा तो ये 2 जाएगा, ये 0.1 जाएगा तो ये 0.2 जाएगा। तो इसका फिक्स है कि 0.3 माइनस 0.1 का डबल जाएगा, इसलिए ये कितना बचेगा, 0.1 बचेगा, ठीक है। अच्छा, 1 के साथ 1 बन रहा है तो 0.1 के साथ ये कितना बनेगा, 0.1 बनेगा, ठीक है। तो C की इक्विलिब्रियम वैल्यू भी मुझे दिख रही है, B की भी दिख रही है। अब एक बात मैंने आपको बोली थी कि आपने यहाँ 0 लिखा, अच्छी बात है, आपके मन में यही रहना चाहिए कि हाँ ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मैंने एक चीज़ ये भी बोली थी कि कोई भी वैल्यू इक्विलिब्रियम पे एग्जैक्टली 0 नहीं होती है, ठीक है। टेंडिंग टू 0 हो सकती है लेकिन एग्जैक्टली 0 नहीं हो सकती, क्योंकि प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट जब लिखते हो तो इस एक्सप्रेशन में ना तो प्रोडक्ट एग्जैक्टली 0 हो सकता, ना रिएक्टेंट एग्जैक्टली 0 हो सकता, ठीक है। तो आप अपने मन में भले ही रखो कि ये बहुत छोटी सी वैल्यू होगी, 0 को टेंड करेगी, ठीक है, लेकिन इसकी भी एक मामूली सी वैल्यू बचेगी इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। कि इक्विलिब्रियम कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, इसकी एक बहुत ही नेग्लिजिबल सी वैल्यू जो होगी वो बचेगी। तो इसलिए मैं यहाँ 0 लिखने, मन में तो 0 मान के लिखा हूँ, B की वैल्यू और C की वैल्यू के लिए तो मैंने A को 0 मान लिया कि A 0 हो गया, लेकिन कॉपी पे लिखने के दौरान मैंने उसे 0 नहीं लिखा बल्कि X लिख दिया। बस मेरे दिमाग में है कि X बहुत छोटी वैल्यू है, ठीक है। तो ये आपको भी अपने कॉपी में या इस टाइप के क्वेश्चन करने के दौरान करना होगा कि जो भी LR होगा उसको 0 मान लो, ठीक है, लेकिन कॉपी पे X लिखो, ठीक है, क्योंकि वो टेंडिंग टू 0 है। अब इसको आप चुपचाप KC के एक्सप्रेशन में रख दो। KC के एक्सप्रेशन में रखोगे तो C की वैल्यू तो इस बार आपको ऑलरेडी पता है 0.1 है, ठीक है। A की वैल्यू X है और ये वैल्यू आपके पास 0.3 का होल स्क्वायर है, और ये 0.1 हो गया आपके पास, 0.3 नहीं सॉरी 0.1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है 0.1, तो ये X इधर आएगा, और ये वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 10⁻+10 दे रखी है, ठीक है। इस केस में KC की वैल्यू 10⁻+10 है। तो यहाँ से अगर आप X निकालोगे तो ये वैल्यू आप इधर लाओगे, ये हो गया 10⁻⁻2, ये 10⁻+10,
+8 नीचे बच रहा, ऊपर जाके 10⁻⁻9 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 10⁻⁹ आ गई। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितनी छोटी वैल्यू इस केस में आ रही है। ठीक है, तो वही है, मन में पता है कि 0 हो गया, लेकिन लिखने के लिए हम 0 नहीं लिखेंगे बल्कि उसको x लिख देंगे और ये वैल्यू 10⁻⁹ आ गई। तो ये दो अप्रोच आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आपको अप्रोक्सीमेशन लेनी होती है। ठीक है, अगर के इक्विलिब्रियम बहुत छोटा हो तो रिएक्टेंट की इनिशियल और इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होती है, वो सेम रख दो। और अगर के इक्विलिब्रियम बहुत बड़ा हो तो आप जो LR है उसको ये मान लो कि LR पूरा ख़त्म हो गया है, उसको मन में 0 मानो लेकिन कॉपी पे x लिखो और बाकी वैल्यूज उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो कि भाई बाकी कितना जाएगा, कितना रिएक्टेंट जाएगा और कितना प्रोडक्ट बनेगा उसको लिख लो। ठीक है, 0.3 में से ये 0.2 जाएगा और ये 1 के साथ 1 बन रहा है तो 0.1 से 0.1 बनेगा, तो ये इनकी इक्विलिब्रियम वैल्यू हो जाएंगी। तो इनको आप लोग डायरेक्ट केसी के एक्सप्रेशन में यूज़ करके इधर x या इधर x निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर अप्रोच होगी के इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस को या इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की वैल्यूज़ को निकालने की दो केस में। और इस चीज़ की इससे ज़्यादा ज़रूरत आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में पड़ती है, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम में आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ते हैं जब के इक्विलिब्रियम बहुत छोटा हो या के इक्विलिब्रियम बहुत बड़ा हो। ठीक है, तो इस चीज़ को आप अपनी कॉपी पर उतारो, मैं इसे हटाने जा रहा हूँ। हाँ भाई, अब मैं एक IIT में आया हुआ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, सोच समझ के अच्छे से करिएगा। क्वेश्चन है आपके पास AgCN होल ट्वाइस माइनस एक्वस इक्विलिब्रियम बना रहा है किसके साथ, Ag प्लस एक्वस के साथ प्लस 2Cn माइनस एक्वस के साथ, 2Cn माइनस एक्वस के साथ, और इसका Kc आपको दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻18। ठीक है, इसका Kc दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻18। अब क्वेश्चन लिखो आगे, इफ ए सॉल्यूशन इनिशियली कंटेन्स सेम वही डाटा दे रहा हूँ जो IIT में था, 0.03 मोलर AgNO3, 0.3 मोलर AgNO3 एंड 0.1 मोलर KCN। ठीक है, एंड कंटेन्स 0.1 मोलर KCN। देन फाइंड इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन इन द सॉल्यूशन, Ag प्लस आयन इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपके पास IIT में आया हुआ एक क्वेश्चन है। आपको 0.03 मोलर AgNO3 दिया हुआ है और 0.1 मोलर आपको KCN दिया हुआ है, और इसके बेसिस पे आपको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालनी है Ag प्लस की। तो अच्छे से क्वेश्चन को सोचो। ठीक है, कि पहले तो आप अपने दिमाग में ये सोचो कि क्या ये क्वेश्चन बहुत हाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्वेश्चन है या बहुत लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्वेश्चन है। पहले तो आप अपने दिमाग में ये सोचो कि ये जो क्वेश्चन है वो बहुत हाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का है या बहुत लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्वेश्चन है, ये आप पहले सोचोगे। हाँ भाई, तो ऑब्वियस सी बात है, सारे लोग इस वैल्यू को देख के 4 × 10⁻⁻18 देख के समझ ही रहे हैं कि ये बहुत लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, बहुत छोटे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको एक सरप्राइज़ देता हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत हाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने की जो अप्रोच यूज होगी वो बहुत हाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जो जिस अप्रोच से सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को वो अप्रोच यूज होगी। क्यों भाई, रिएक्शन तो रिवर्सिबल होती है, तो उसको तो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट भी लिख सकते हो और प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट भी लिख सकते हो। ठीक है, वो तो इस बात पे मैटर करेगा ना, रिएक्शन किधर जा रही है, वो तो इस बात पे मैटर करेगा कि आपने मिलाया क्या है। ठीक है, आपने रिएक्शन की शुरुआत रिएक्टेंट से की है या रिएक्शन की शुरुआत प्रोडक्ट से की है, किस तरफ से की है। ठीक है, अब आपको एक बात बताना चाहूँगा कि पहली बात ये आपको ऐसी चीज़ें समझनी होगी, जैसे 0.03 मोलर AgNO3 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो Ag प्लस है केवल,
और यहाँ पे 0.1 मोलर KCN दिया हुआ है, ठीक है, जबकि क्वेश्चन में तो सिर्फ साइनाइड आयन है, ठीक है। तो भाई मार्केट में Ag प्लस आयन नहीं मिलता या मार्केट में साइनाइड आयन नहीं मिलता, ठीक है। आप Ag प्लस सॉल्यूशन में अगर लाना चाह रहे हो, डालना चाह रहे हो, तो आपको मार्केट से AgNO3 खरीद के ला के वो डालना होगा, ठीक है। पानी में जाएगा AgNO3, Ag प्लस में टूट जाएगा, नाइट्रेट में टूट जाएगा, ठीक है। KCN पानी में जाएगा, K प्लस में टूट जाएगा, Cn माइनस में टूट जाएगा। नाइट्रेट इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग इसमें हिस्सा ले नहीं रहा है, तो उसका कोई रोल ही नहीं है, ठीक है, वो कुछ नहीं करेगा। साइनाइड इस रिएक्शन में कुछ नहीं करेगा, K प्लस इसमें कुछ नहीं करेगा, पड़ा रहेगा, ठीक है। तो ना ही इस रिएक्शन में नाइट्रेट का कोई रोल होगा, ना ही K प्लस का कोई रोल होगा। लेकिन इसके बावजूद हमें AgNO3 और KCN ही क्यों दिया हुआ है? क्योंकि हम मार्केट से तो इसी को खरीद के लाएंगे ना, लैब में तो हमें KCN या AgNO3 ना मिलेगा। Ag प्लस डायरेक्ट थोड़ा ना मिलता है कि मैं पानी में मिला दूंगा, ठीक है। तो AgNO3 देने का इनडायरेक्ट मतलब समझो आप लोग कि AgNO3 जो दिया है या इसकी जो कंसंट्रेशन आपको दी है 0.03 मोलर, इसका मतलब है कि सॉल्यूशन में AgNO3 गया, ये टूट गया, टूट के ये Ag प्लस देगा, तो ये अपने बराबर Ag प्लस देगा ना, ठीक है। इसके 1 मोल में 1 मोल Ag प्लस है, ठीक है। तो इसलिए Ag प्लस की जो सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन होगी वो 0.03 मोलर होगी। हालांकि नाइट्रेट की भी कंसंट्रेशन 0.03 मोलर होगी, पर ये काम आपके मन में हो जाना चाहिए, ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो AgNO3 देने का इनडायरेक्ट मतलब है कि आपको Ag प्लस 0.03 मोलर दिया हुआ है। इसी तरीके से KCN की वैल्यू जो इन्होंने दे रखी है कंसंट्रेशन के नाम पे 0.1 मोलर, इसका इनडायरेक्ट मतलब है रिएक्शन के हिसाब से सोचूं तो साइनाइड आयन की जो कंसंट्रेशन है वो 0.1 मोलर है, क्योंकि सॉल्यूशन में जाने के बाद KCN जो है वो भी तो K प्लस और Cn माइनस में टूट जाएगा, ठीक है। तो साइनाइड की जो कंसंट्रेशन है वो 0.1 मोलर है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा? अब आप देखो ना, आपको स्टार्टिंग में Ag प्लस दिया, साइनाइड दिया, तो भाई लोगों ये दोनों ना रिएक्ट करेंगे और ये रिएक्ट करके इसमें कन्वर्ट होंगे, ठीक है। तो आपके सामने रिएक्शन बोर्ड पे कैसे लिखी गई है उससे नहीं डिसाइड हो जाता कि रिएक्शन स्मॉल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अप्रोच से होगा या लार्ज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अप्रोच से होगा। भाई आपकी रिएक्शन जा किस डायरेक्शन में रही है? आपने AgNO3 लिया मतलब Ag प्लस दिया है, आपने KCN लिया मतलब साइनाइड दिया है, और ये दोनों आयंस मिलकर रिएक्शन को बैकवर्ड लेके जाएंगे, ठीक है। ये रिएक्ट करेगा और ये रिएक्ट करेगा और बदले में ये AgCN2 माइनस बनाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप ये कह सकते हो कि ये दोनों रिएक्ट करके एक दूसरे को रिवर्स लेके जाएंगे, यानी आपको रिएक्शन देखी जाए तो ये रिवर्स के हिसाब से लिखनी चाहिए। Ag प्लस एक्वस प्लस 2Cn माइनस एक्वस, और ये प्रोडक्ट में जाना चाहिए क्या बनाते हुए? AgCN होल ट्वाइस माइनस, ठीक है। तो ये आपके पास बनेगा, और ऑब्वियस बात है जब आप रिएक्शन को रिवर्स करते हो तो हम लास्ट क्लास में बता चुके हैं कि जब रिएक्शन को रिवर्स किया जाता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो रेसिप्रोकल में चला जाता है। तो इसका जो Kc होगा वो 1/4, और ये रेसिप्रोकल में है तो 10⁻+18 हो जाएगा। तो ये बहुत लार्ज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्वेश्चन है, बहुत स्मॉल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये बहुत बड़े इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्वेश्चन है। अब मैं आपके सामने अगर बात करूं अगर इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन वगैरह की, ठीक है, तो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी? 0.03 थी इसकी, और इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी साइनाइड आयन की? 0.1 मोलर थी, ठीक है। तो ये 0.1 मोलर था, ये 0.03 मोलर था एट इक्विलिब्रियम। तो भाई यहाँ तो 10⁻+18 है, ठीक है, बहुत बड़ा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो इसका मतलब जो LR होगा वो ऑलमोस्ट 0 ही हो जाएगा, ठीक है। और इस केस में LR कौन है? Ag प्लस है। देख लो 0.03 को 1 से डिवाइड करो, 0.1 को 2 से, तब भी यही छोटा होगा, तो ये LR होगा। और LR होगा तो वैसे तो मुझे इसे 0 लिखना चाहिए, लेकिन 0 ना लिख कर मैं कॉपी पे इसे x लिखूंगा, मन में मुझे ध्यान रहेगा कि ये टेंडिंग टू 0 है, ठीक है। और ये अगर 0.03 जाएगा तो ये अपने साथ साइनाइड की डबल कंसंट्रेशन लेके जाएगा, और साइनाइड की डबल कंसंट्रेशन लेके जाएगा तो ये कितना बचेगा? 0.1 माइनस 0.03 का डबल, ठीक है, यानी 0.06 चला जाएगा और 0.04 बचेगा, ठीक है। और एक के चलते एक बन रहा है, तो इस आयन की जो कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूशन में जो कि पहले 0 थी अब कितनी हो जाएगी? 0.03 मोलर हो जाएगी, ठीक है। 0.03 से 0.03 बन जाएगा, ठीक है। तो आपको ये सेम टू सेम क्वेश्चन बस पिछला कॉपी हो गया, ठीक है। वहाँ पे 0.1 और 0.3 था, यहाँ 0.03 और 0.1 है, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। इसको आप इसके Kc के एक्सप्रेशन में, और इसका Kc जो है उसको यूज़ करोगे 1/4 × 10⁻+18 है, तो इसको यूज़ करोगे, और ये किसके बराबर लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा 0.03, ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो गई, और डिवाइड में आपके पास x आएगा,
और साथ में 0.04 का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। 2 साइनाइड आयन होने के चलते यहाँ स्क्वायर आएगा। अब बाकी काम मैं आप पे छोड़ दे रहा हूँ। यहाँ से इस इक्वेशन से सीधी सीधी इक्वेशन है, x के लिए सॉल्व कर लोगे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अपनी कॉपी में अच्छे से उतार लें और समझें मेन बात इस बात को कि AgNO3 देने का इनडायरेक्ट मतलब ही Ag+ देना है और KCN देने का इनडायरेक्ट मतलब ही साइनाइड आयन देना है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अपनी कॉपी में अच्छे से उतार लें। हाँ भाई, नेक्स्ट आप अपनी नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप अपनी कॉपी में, रिएक्शन क्वोशेंट। रिएक्शन क्वोशेंट Q। अब ये रिएक्शन क्वोशेंट होता क्या है, ठीक है। तो और इसका मेन पर्पज़ क्या होता है, मेन तो इसके पर्पज़ से हमारा काम है, ठीक है। फिर भी पहले तो देखो रिएक्शन क्वोशेंट क्या होता है। इट इज़, ठीक है, अपनी कॉपी में लिख लो, मीनिंग समझा दूंगा। इट इज़ डिफाइंड एज, it is defined in same way, it is defined in same way as equilibrium constant, equilibrium constant at any stage of the reaction, at any stage of the reaction। रिएक्शन क्वोशेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में बस ये है कि जैसे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन करते हो वैसे ही आप रिएक्शन क्वोशेंट को डिफाइन करते हो। बस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आप जो रखते हो उसके एक्सप्रेशन में वो आप इक्विलिब्रियम वैल्यूज़ को रखते हो और यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू को रख सकते हो जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है चाहे इक्विलिब्रियम पे नहीं है। मतलब मुद्दे की बात, अगर कोई रिएक्शन है A × A + B × B इन इक्विलिब्रियम विद क्या है C × C + D × D, ठीक है। मान लो ये रिएक्शन है आपके पास, तो इसका अगर मैं आपको बोलूँ कि Kc क्या होगा तो ऑब्वियस सी बात आप लोग लिखोगे कि Kc जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ C एट इक्विलिब्रियम पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D एट इक्विलिब्रियम पावर D अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ A एट इक्विलिब्रियम पावर A और कंसंट्रेशन ऑफ B एट इक्विलिब्रियम पावर B के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन एक बात जरा सोचो कि क्या इस एक्सप्रेशन की वैल्यू विदाउट इक्विलिब्रियम पे नहीं निकाल सकते, वहाँ पे भी तो इसकी कुछ वैल्यू होगी। हाँ, वो अलग बात है कि टाइम के साथ साथ वो वैल्यू चेंज होती रहेगी क्योंकि C D A B चेंज होता रहेगा जब इक्विलिब्रियम नहीं आया हुआ है तब, ठीक है। लेकिन एक पर्टिकुलर मोमेंट पे आप इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल सकते हो ना, ठीक है। तो एक्सप्रेशन सेम होगा लेकिन उसको आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में जो वैल्यूज़ यूज़ होती हैं वो इक्विलिब्रियम वैल्यूज़ होती हैं और यहाँ पे जो वैल्यू हम यूज़ करने जा रहे हैं, यहाँ पे जो वैल्यू यूज़ कर रहे हैं वो एक्चुअली उस स्टेज की, उस टाइम की वैल्यू को यूज़ कर रहे हैं, चाहे इक्विलिब्रियम है चाहे इक्विलिब्रियम नहीं है, ठीक है। तो आपको QC लिखना है तो लिखा जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ C पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D पावर D अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ A पावर A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B पावर B। मतलब जो ये हम लोग इक्विलिब्रियम जो साथ साथ चिपका दे रहे थे बस उसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये इस रिएक्शन का QC हो गया और जैसे आप Kp डिफाइन करते हो वैसे ही QP भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है ओनली इक्विलिब्रियम वैल्यू यूज्ड, वैल्यूज आर यूज्ड। इस एक्सप्रेशन में बस यही है कि इसमें केवल इक्विलिब्रियम वैल्यू यूज होंगी, ठीक है। और इसका भी एक्सप्रेशन क्या है, इसका भी एक्सप्रेशन जो देखा जाए तो एक्सप्रेशन इज सेम एज, ठीक है, सेम एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बट वैल्यूज कैन बी यूज्ड, वैल्यूज कैन बी यूज्ड एट एनी स्टेज ऑफ द रिएक्शन, एनी स्टेज ऑफ द रिएक्शन। तो इसका एक्सप्रेशन भी वही एक्सप्रेशन है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। लेकिन इसमें वैल्यू आप वही कभी भी किसी भी स्टेज की यूज़ कर सकते हो। ये एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं होगी, टाइम के साथ चेंज होने वाली वैल्यू होगी और Kc एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। बस इसका एक्सप्रेशन वही होता है जो Kc का होता है, ठीक है। और जैसे Kc लिखते हो वैसे ही QC होता है, जैसे Kp लिखते हो वैसे ही QP होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझना होगा कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशंस ही हैं, ठीक है। एक्सप्रेशंस ही इस फॉर्म में लिखे गए हैं QC और QP की फॉर्म में, बट इसमें किसी भी मोमेंट की वैल्यू यूज हो जाती है, ठीक है। अब मेन बात होती है कि इस QC का मेन यूज़ क्या है, ठीक है। तो इसको मैं बता रहा हूँ अभी आपको। ये लिखोगे रिएक्शन क्वोशेंट इज यूज्ड, आप अपनी कॉपी पे लिखोगे रिएक्शन क्वोशेंट इज यूज्ड, क्वोशेंट इज यूज्ड to determine the direction of a reaction, to determine the direction
ऑफ ए रिएक्शन, टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, इस लाइन का क्या मतलब है, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने रिएक्टेंट से रिएक्शन को स्टार्ट किया तो आप बोल दोगे भाई रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। अगर मैं रिएक्शन को प्रोडक्ट से स्टार्ट करूं तो आप बोल दोगे कि रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, रिएक्टेंट बनाने की तरफ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैंने एक वेसल में रिएक्टेंट भी ले लिया, प्रोडक्ट भी ले लिया कुछ कुछ अमाउंट में, ठीक है, अब मैं बोलूँ कि रिएक्शन किस तरफ जाएगी, तो अब तो आप डायरेक्ट नहीं ना बोल पाओगे कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाएगी या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जाएगी, कौन सी डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ बताने में हेल्प करता है रिएक्शन क्वेश्चन। ठीक है, आपको रिएक्टेंट भी कुछ दे दिया, प्रोडक्ट भी कुछ दे दिया, तब तो आप डायरेक्ट मुंह उठा के फॉरवर्ड या बैकवर्ड नहीं बोल सकते ना। ठीक है, रिएक्टेंट दिया तो आप सीधा सीधा बोलोगे फॉरवर्ड जाएगी, प्रोडक्ट दिया तो आप सीधा सीधा बोलोगे बैकवर्ड जाएगी। लेकिन वेसल में तो दोनों मिले हुए हैं, रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट भी, तब कौन सी डायरेक्शन में जाएगी। तो ये चीज़ हम डिसाइड करेंगे रिएक्शन क्वेश्चन की हेल्प से। ठीक है, कैसे डिसाइड करेंगे वो मैं करवा दे रहा हूँ आप लोगों को। पहले इस चीज़ को आप अपनी कॉपी पे उतार लो। हाँ भाई, तो हम लोग रिएक्शन की डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं जरा देखो आप लोग। ठीक है, एक रिएक्टेंट है, इक्विलिब्रियम बना रहा है किसके साथ, प्रोडक्ट के साथ। इसका के इक्विलिब्रियम जो होगा ऑब्वियसली बात है वो होगा प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम बाई रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम होगा इसका के इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब बात आती है कि जो Q होता है, ठीक है, वो इस के इक्विलिब्रियम के रिलेटिवली 2-3 केस रख सकता है। ठीक है, हम लोग Q वैल्यू निकालने में क्या करते हैं, Q की वैल्यू निकालने में हम सीधा सीधा प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट लिखते हैं। तो भाई एक पर्टिकुलर मोमेंट पे हो सकता है कि इस Q की वैल्यू के इक्विलिब्रियम से छोटी हो, बराबर हो, बड़ी हो, 3 केस हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि Q जो है वो के इक्विलिब्रियम से छोटा है, ठीक है, और एक केस में मैं बोल रहा हूँ कि Q जो है वो के इक्विलिब्रियम के बराबर है, और एक केस में मैं बोल रहा हूँ कि Q के इक्विलिब्रियम से बड़ा है। ठीक है, तो इन 3 सिचुएशन का क्या मतलब है। ठीक है, एक आप किसी पर्टिकुलर स्टेज पे उस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल रहे हो और एक आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है। ठीक है, तो इस Q का क्या यूज होगा, कैसे हम फॉरवर्ड या बैकवर्ड या डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन प्रेडिक्ट करेंगे। ठीक है, तो इधर ध्यान दो, अगर Q के इक्विलिब्रियम से छोटा है, इसका क्या मतलब है, इसका सीधा सा मतलब है कि जो प्रोडक्ट की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे है, प्रोडक्ट की वैल्यू उस टाइम पे है वो इक्विलिब्रियम वैल्यू से कम है। Q छोटा है के इक्विलिब्रियम से, इसका मतलब P एट इक्विलिब्रियम जो है वो P एट दैट टाइम, P की जो कंसंट्रेशन है उस टाइम पे वो इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट की वैल्यू से कम है। और आपको पता है इक्विलिब्रियम को मोक्ष हमेशा, इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन को मोक्ष की जो प्राप्ति है वो हमेशा इक्विलिब्रियम अचीव करके ही होती है। तो अगर प्रोडक्ट की वैल्यू इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट की वैल्यू से कम है तो ये उसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा, मतलब उस अपनी वैल्यू को बढ़ा के P इक्विलिब्रियम के बराबर ले जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अगर Q के इक्विलिब्रियम से छोटा है, मतलब अभी जो प्रोडक्ट है वो इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट से कम है, और कम है तो रिएक्शन हमेशा कौन सी डायरेक्शन में चल रही होती है, जिधर उसको इक्विलिब्रियम अचीव होगा। ठीक है, तो अभी इसको इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में चलने से अचीव होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अभी प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट से कम है तो ये अपने को बढ़ा के प्रोडक्ट वाली इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट वाली वैल्यू के बराबर लेके जाएगा। ठीक है, तो Q अगर के इक्विलिब्रियम से कम है तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ऐसे केस में हम समझ जाएंगे कि उस मोमेंट पे अगर Q की वैल्यू के इक्विलिब्रियम से कम है तो हम समझ जाएंगे कि जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल जाएगी। ठीक है, और अगर मैं Q को बोल रहा हूँ कि Q की वैल्यू के इक्विलिब्रियम से बड़ी है, इसका मतलब उस मोमेंट पे प्रोडक्ट की वैल्यू इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट से ज़्यादा है, तो वो प्रोडक्ट को कम करने की कोशिश में रहेगा, और प्रोडक्ट को कम करने की कोशिश में रहेगा तो इसके लिए रिएक्शन को बैकवर्ड जाना होगा। ठीक है, तो ऐसे केस में आप क्या लिखोगे, रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ऐसे केस में Q अगर के इक्विलिब्रियम से छोटा होता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है, Q अगर के इक्विलिब्रियम से बड़ा होता है तो रिएक्शन बैकवर्ड जाती है। और फाइनली अगर बात करें Q और के इक्विलिब्रियम अगर बराबर है तो इसका मतलब है कि रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे है, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, ना वो फॉरवर्ड में जाएगी ना वो बैकवर्ड में जाएगी, जरूरत ही नहीं है। ठीक है, Q और के इक्विलिब्रियम अगर एक जितने बराबर हैं तो इसका मतलब रिएक्शन ऑलरेडी जो है वो इक्विलिब्रियम के ऊपर है, इक्विलिब्रियम अचीव हो रखा है उस रिएक्शन में ऑलरेडी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप अपनी कॉपी पे उतारो, फिर मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको इससे रिलेटेड।
हाँ भाई, मान लो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को देखो, हाइपोथेटिकल वैल्यूज़ यूज़ कर रहा हूँ। तो मान लो एक गैस है SO2 गैस, ठीक है, प्लस NO2 गैस, ये इक्विलिब्रियम बना रहा है SO3 गैस के साथ, ठीक है, प्लस NO गैस के साथ, और इसका Kp मैं आपको दे रहा हूँ मान लो 4, ठीक है, इसका Kp मैंने आपको दे दिया 4। तो SO2 गैस है, NO2 गैस है, SO3 गैस है और NO गैस है, ठीक है। तो SO2 प्लस NO2 इक्विलिब्रियम रिएक्ट करते हुए इक्विलिब्रियम बना रहे हैं SO3 प्लस NO के साथ, ठीक है, जिसका Kp 4 है, ठीक है। इसमें लिखो इफ इन ए वेसल इनिशियल प्रेशर ऑफ SO2 NO2 SO3 and NO gas are taken as कितना 0.1, 0.1, 0.3, फिर दोबारा N.3 ATM रिस्पेक्टिवली, N.3 ATM रिस्पेक्टिवली। तो हम लोग SO2 NO2 SO3 और NO की जो वैल्यूज हैं वो अप्रोक्स मतलब हमने इनिशियली कितनी ली हुई है 0.1, 0.1, 0.3 एंड 0.3 ATM रिस्पेक्टिवली ली हुई है, ठीक है। तो आपको अलग अलग गैस का प्रेशर दे दिया गया है। अब है आपके पास फाइंड, ठीक है। फाइंड में क्या, पहला तो है फाइंड डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, फाइंड डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, इस मोमेंट पे रिएक्शन की डायरेक्शन किधर होगी ये फाइंड आउट करना है। और दूसरा इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ ईच गैस, ठीक है, इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ ईच गैस, ठीक है, प्रेशर ऑफ ईच गैस। तो दूसरा आपको इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ ईच गैस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके लग जाओ क्वेश्चन करने में, ठीक है, कि कैसे हम लोग रिएक्शन की डायरेक्शन डिसाइड करेंगे, कैसे हम लोग जो है इक्विलिब्रियम प्रेशर हर गैस का डिसाइड करेंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से करो अपनी कॉपी पे। हाँ भाई, तो अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है तो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, लेकिन तब तक मत देखिएगा जब तक आपने अपने आप से किया नहीं है, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने ये क्वेश्चन कर लिया, ठीक। तो अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तब मैं इसका अप्रोच आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक। अप्रोच ये है, सीधा सा है SO2 गैस, ठीक है, प्लस NO2 गैस इन इक्विलिब्रियम विद SO3 गैस प्लस NO गैस, और इसका Kp आपको क्लियर कट 4 दिया हुआ ही है, ठीक है। और अब बात आती है कि इनका इनिशियल प्रेशर, और इस केस में रिएक्टेंट भी दिया और प्रोडक्ट भी दिया है। इसका इनिशियल प्रेशर 0.1 है, इसका 0.1 है, ठीक है, इसका वैल्यू 0.3 है और इसका वैल्यू 0.3 है। तो अभी तो हमें समझ में आएगा नहीं, ठीक है, कि कौन सी डायरेक्शन में रिएक्शन चल रही है। तो पहला पार्ट करने के लिए तो आप इसका Qp निकाल लो, ठीक है। अगर Kp से कंपेयर करना है तो Qp, और Kc से कंपेयर करना है तो Qc निकालोगे। और Kp का मतलब क्या हो गया, प्रेशर ऑफ SO3 इंटू प्रेशर ऑफ NO अपॉन में प्रेशर ऑफ SO2 इंटू प्रेशर ऑफ NO2। भले ही इक्विलिब्रियम आया है नहीं है वो हमें नहीं पता, हमें तो बस उस मोमेंट पे ये सारी वैल्यूज़ रख देनी है। तो यहाँ पे 0.3 अपॉन 0.3 अपॉन में 0.1 इंटू 0.1, सीधा सीधा 9 आ रहा है। और 9 आ रहा है इसका मतलब Q Kp से बड़ा है, ठीक है। और Q Kp से बड़ा है इसका मतलब जब इक्विलिब्रियम ये Q या रिएक्शन कोएफिशिएंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से बड़ा है, इसका मतलब क्या होता है, रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ऐसे केस में जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी, ठीक है। अच्छा, अब इसका दूसरा पार्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी ये मैंने बता दिया। अब इसका दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं, एट इक्विलिब्रियम। भाई आपको इक्विलिब्रियम वैल्यू निकालनी है तो पहले तो आपको थोड़ा तो अपना हाथ पैर चलाना पड़ेगा, ठीक है। पैर चलाने की ज़रूरत नहीं है, हाथ तो कम से कम चलाना पड़ेगा कॉपी पे, कि आप वही है डायरेक्शन हमने देख लिया, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। तो इसका मतलब प्रोडक्ट में से कुछ अमाउंट कम होगी और रिएक्टेंट में कुछ ऐड होगी, ठीक है। तो प्रोडक्ट में से कुछ घटाते हुए उसको रिएक्टेंट के बराबर लेके रिएक्टेंट में जोड़ दो। तो 0.3 में से x घटाया
ठीक है, रिएक्शन ऑलरेडी बैकवर्ड जा रही है, इसमें से भी x जाएगा, इसमें से भी x जाएगा, और ये जो x प्रेशर इधर कम होगा वो इधर बढ़ जाएगा, तो ये 0.1 प्लस एक्स हो जाएगा, ये भी 0.1 प्लस एक्स हो जाएगा। तो जितना प्रेशर उधर डिक्रीज हुआ उतना प्रेशर इधर इंक्रीज हो गया, उधर से x घटाओगे, इधर में x और x जोड़ दोगे। अब इसको आप, क्योंकि अब इसको आपने इक्विलिब्रियम के नाम पे लिखा है और इक्विलिब्रियम के नाम पे लिखा, तो अब आप इसको Kp के एक्सप्रेशन में यूज़ कर सकते हो। और मैंने ऐसी डाटा दी है कि आप कैलकुलेशन आसानी से कर लो। क्यों? आप इसका प्रोडक्ट लोगे और प्रोडक्ट लोगे तो आपके पास 2 बार इस 0.3 माइनस एक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइड में इसको लोगे, ये दोनों वैल्यू भी सेम है, इसको भी लोगे और इसको भी लोगे, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो फिर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 0.1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया, तो ये भी स्क्वायर में हो गया, ये भी स्क्वायर में हो गया, और ये वैल्यू कितनी दी हुई है? 4 दी हुई है। तो इसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, और स्क्वायर रूट लोगे तो 0.3 माइनस एक्स अपॉन में 0.1 प्लस एक्स किसके बराबर हो जाएगा? 2 के बराबर। ठीक है, मैंने बहुत सिंपल वैल्यू दी है क्वेश्चन में, और इस 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.3 माइनस एक्स बराबर 0.2 प्लस 2x, ये इधर ले आओगे तो 3x आपके पास जो आ रहा है, सॉरी ये इधर जाएगा तो 3x आपके पास किसके बराबर आ गया? 0.1 के, और x आपके पास किसके बराबर आ गया? 0.1/3 के। ठीक है, तो इनमें से 0.1/3 माइनस कर दोगे और यहाँ पे 0.1/3 ऐड कर दोगे, ये इन सब का इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट या इक्विलिब्रियम प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप अपनी कॉपी पे उतार लो, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। हाँ भाई, इसके बाद अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑन साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में जो ये हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये भी एक क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच का नाम है। इसमें भी हम लोग कोई नया मतलब थ्योरी नहीं पढ़ने जा रहे हैं। जो भी हमने पढ़ा अभी तक, हम एक पर्टिकुलर रिएक्शन उठाते थे और उसके लिए इक्विलिब्रियम वैल्यू वगैरह को एडजस्ट करते हुए उसको Kp Kc के एक्सप्रेशन में रख देते थे, और वहाँ से हमारे पास आगे जो भी क्वेश्चन का पार्ट रहता था उसे सॉल्व करते थे। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम्स ऑन साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में ये है कि हम लोग यहाँ भी क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच ही डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें हम एक साथ एक ही वेसल में एक ही सॉल्यूशन में 2 या 2 से ज़्यादा इक्विलिब्रियम अगर एक साथ आ रहे हो तो उनको कैसे डील करना है, और हो सकता है उनका कोई एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट या अलग अलग कुछ स्पीसीज ऐसी होंगी जो उन अलग अलग रिएक्शंस में कॉमन होंगी। ठीक है, तो उन टाइप के क्वेश्चंस को हमें कैसे डील करना है। जैसे अगर आपके पास A इन इक्विलिब्रियम विद क्या है? B प्लस C है, और इधर ये A प्लस B ही आपस में इंटरेक्ट या रिएक्ट करके कुछ D बना रहे हैं। ठीक है, तो हमें इस टाइप के केस में अगर ये दोनों इक्विलिब्रियम एक साथ वेसल में एग्जिस्ट करेंगे, और आपको पता है ये इक्विलिब्रियम के लिए मैंने क्या बताया कि इक्विलिब्रियम तो भटकती हुई आत्मा है, तो इक्विलिब्रियम तो अल्टीमेटली दोनों रिएक्शन चाहेंगी कि इक्विलिब्रियम अचीव हो, और ऐसा होगा भी। ठीक है, दोनों रिएक्शन अल्टीमेटली जो है वो इक्विलिब्रियम पर आएंगी। लेकिन ये जब दोनों रिएक्शंस इक्विलिब्रियम पर आएंगी तो हमें इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कौन सी वैल्यू यूज़ करनी है, या इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हमें कौन सी वैल्यू यूज़ करनी है, किस खास बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे, ठीक है, इस मान लो इस रिएक्शन से इसका कुछ मान लो स्टार्टिंग कंसंट्रेशन C था, इस C में से कुछ X चला गया तो ये X बन गया। ठीक है, और ये फिर ऑब्वियस सी बात है ये भी X बनेगा, तो इसके K इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में मुझे क्या X इंटू एक्स बाई C माइनस एक्स रखना है। अगर आप ऐसा रख के करते हो तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने तो बस यहाँ पे एक सिंगल रिएक्शन उठा ली और उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में Kc के एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन ऑफ B या कंसंट्रेशन ऑफ C या कंसंट्रेशन ऑफ A जो यूज होती है, वो कौन सी कंसंट्रेशन होती है? जो इक्विलिब्रियम के टाइम पे नेट उस वेसल में उस सॉल्यूशन में है, नेट कंसंट्रेशन यूज होती है। चाहे वो हमने बाहर से मिलाने पे आई हो, चाहे उसको हमने बाहर से मिलाया हो, चाहे वो रिएक्शन में बना हो, चाहे वो रिएक्शन में कंज्यूम हुआ हो, लेकिन अल्टीमेटली उसमें सॉल्यूशन में या उस वेसल में B की कंसंट्रेशन कितनी है वो यूज होगी। यानी यहाँ तो आप केवल बस इतना देख रहे हो कि इस रिएक्शन में X बना, X बनने से क्या होता है? वेसल में X थोड़ना है। ठीक है, इस X में से कुछ आगे भी तो हो सकता है चला गया होगा, तो ये जो अमाउंट है ये X थोड़ा ना होगी, X माइनस वाई होगी। ठीक है, और अगर हमने एक्स्ट्रा में बाहर से कुछ मिलाया तो वो भी कंसीडर करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली X नहीं यूज़ कर सकते। तो अगर आपको साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आपको
सभी रिएक्शंस का मिला जुला के पहले एक इक्विलिब्रियम वैल्यू लिखनी होगी। उनमें जो भी स्पीसीज अलग अलग रिएक्शंस में कॉमन है उनकी एक कॉमन वैल्यू होनी चाहिए। ये पहले अपने आप में इंश्योर करोगे कि जो हमने इक्विलिब्रियम रिएक्शंस लिखी हैं साइमल्टेनियसली, दो या दो से ज़्यादा रिएक्शंस अगर इक्विलिब्रियम पर हैं तो पहले आप ये इंश्योर करोगे अपने आप में कि जितनी भी स्पीसीज कॉमन है अलग अलग रिएक्शंस में उन सभी की वैल्यू कॉमन रहे। ये नहीं कि एक जगह आप कुछ और वैल्यू यूज़ कर रहे हो, दूसरी जगह आप कुछ और वैल्यू यूज़ कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपको एक कॉमन वैल्यू यूज़ करनी है, चाहे वो बाहर से मिलाया गया हो, चाहे वो उस रिएक्शन में बना हो, चाहे वो उस रिएक्शन में कंज्यूम हुआ हो। नेट कितना उस वेसल में सॉल्यूशन में है वो आपको लिखना है। तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम अगर किसी वेसल में किसी सॉल्यूशन में अगर अचीव हो रहा है तो आपको किसी एक रिएक्शन को उठा के उसको मुँह उठा के सॉल्व करना स्टार्ट नहीं कर देना है। आपको पहले जो काम अभी तक आप एक एक रिएक्शन पे करते थे वही काम आपको साइमल्टेनियसली दो या दो से ज़्यादा रिएक्शन पे करना पड़ेगा। मतलब सबकी साइमल्टेनियसली एक इक्विलिब्रियम वैल्यू रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। उसको रिप्रेजेंट करने के बाद उनको फिर आप इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में इसकी वैल्यू रख सकते हो, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में जो सी या ए बी डी रखना उसको रख सकते हो, लेकिन वो आप बाद में करोगे। पहले सभी रिएक्शंस का एक कॉमन इक्विलिब्रियम लाते हुए सबको एक इक्विलिब्रियम वैल्यू के ऊपर जो भी अलग अलग स्पीसीज अलग अलग रिएक्शन में कॉमन है उनकी एक कॉमन वैल्यू करते हुए उसके बाद इस पे आगे बढ़ोगे, उससे पहले आप आगे नहीं बढ़ोगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम होता है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम वैल्यू को रिप्रेजेंट करना, क्योंकि इक्विलिब्रियम केवल ये वाली रिएक्शन लेगी ऐसा भी नहीं है, केवल ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव करेगी ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो भटकती हुई आत्मा है, उसको मोक्ष तभी मिलना है जब इक्विलिब्रियम आएगा। तो ये भी इक्विलिब्रियम अचीव करेगी, ये भी इक्विलिब्रियम अचीव करेगा, और उसके चलते बी सी ए बी डी सब अपने आप में वेसल को इस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे कि ये भी इक्विलिब्रियम पे हो और ये भी इक्विलिब्रियम पे हो। कोई एक सिंगल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे हो और दूसरी इक्विलिब्रियम पे नहीं हो, ऐसा नहीं होगा, दोनों इक्विलिब्रियम पे होंगी। ठीक है, तो हमें साइमल्टेनियसली वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। पहले मैं आपको एक आसान क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके बाद थोड़ा और टिपिकल क्वेश्चन की तरफ चल लेंगे। तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पे जो क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ आपको। हाँ भाई, मान लो आपको क्वेश्चन लिखना है ये। मान लो एक आपके पास कोई सॉलिड है, एक्स सॉलिड। ठीक है, ये एक्स सॉलिड है और ये एक्स सॉलिड अपने आप में एक इक्विलिब्रियम बना रहा है किसके साथ, ए गैस के साथ। ठीक है, एक्स सॉलिड लिया है ना हमने। ठीक है, तो ये मान लो इक्विलिब्रियम बना रहा है ए गैस के साथ प्लस 2b गैस के साथ। ये सॉलिड है लेकिन ए और बी टू अलग अलग गैस है, उनके साथ ये इक्विलिब्रियम बना रहा है। और इसका Kp वैल्यू मैं आपको दे दे रहा हूँ। Kp वैल्यू है 9 × 10⁻³ atm क्यूब। ठीक है, और दूसरी तरफ एक और सॉलिड है मेरे पास, वाई सॉलिड। ठीक है, जो इक्विलिब्रियम बना रहा है किसके साथ, ये 2b गैस प्लस ये सॉलिड है, ये गैस है, 2b गैस प्लस c गैस, और इसका Kp मैं आपको दे रहा हूँ 4.5 × 10⁻³ atm क्यूब। ठीक है, तो ये Kp वैल्यूज़ मैंने आपको दे रखी है। आगे आप अपनी कॉपी पे क्वेश्चन नोट कर लें, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नोट करें आप अपनी कॉपी पे। सॉलिड एक्स एंड सॉलिड वाई, सॉलिड एक्स एंड सॉलिड वाई आर टेकन, solid x and solid y are taken in a closed container, closed evacuated container. Solid x and solid y are taken in a closed evacuated container, evacuated container. Then find final total equilibrium pressure developed in the vessel. Then find फाइनल टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर डेवलप्ड इन द वेसल। तो आपको फाइनल टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर कितना डेवलप होगा वेसल में, ये आपको बताना है। मतलब क्वेश्चन सीधा सा है कि आपने एक वेसल में एक्स सॉलिड भी भर लिया और आपने वाई सॉलिड भी भर लिया। ठीक है, और ये पता ही है कि डिसोसिएट होकर इक्विलिब्रियम बनाएंगे ही बनाएंगे। तो आपको जो है इक्विलिब्रियम प्रेशर फाइंड आउट करना है गिवन इन्फॉर्मेशन के साथ, टोटल प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके अच्छे से सॉल्व करें। ठीक है, उसके बाद वीडियो को आगे देखना स्टार्ट करें, उससे पहले नहीं। हाँ भाई,
तो अगर आप लोगों ने अपने आप से इसको डील किया है, ठीक है, तो मैं आगे इसका एक्सप्लेनेशन दे दे रहा हूँ कि क्या करना है इसमें, ठीक है। तो आपको एज़ यूजुअल अब एक रिएक्शन नहीं बल्कि दोनों रिएक्शन को एक साथ डील करके चलना पड़ेगा। एक सिंगल रिएक्शन उठा के उसको सॉल्व करने लग गए तो आंसर गलत आएगा ही आएगा, क्योंकि इनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन हैं, ठीक है, जैसे बी कॉमन है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ बोल लूँ कि इसके सॉलिड एक्स सॉलिड के चलते इसका जो प्रेशर बना, ठीक है, मान लो मैं अपने आप से मान ले रहा हूँ कि इसका प्रेशर कुछ एक्स बना, ठीक है, तो इसका प्रेशर कितना बनेगा, ऑब्वियस सी बात है 2x बनेगा। तो अगर इसका एक्स प्रेशर डेवलप हो रहा है तो इसका 2x प्रेशर जो है वो डेवलप होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ आपके पास y सॉलिड है, y सॉलिड है तो मैं मान ले रहा हूँ कि इसके डिसोसिएशन से इसका y प्रेशर डेवलप हुआ तो इसका क्या है 2y डेवलप होगा, ठीक है। लेकिन भाई लोगों B का जो नेट प्रेशर वेसल में होगा वो कितना होगा, वो 2x अकेला नहीं लिख सकते, 2y नहीं लिख सकते, ठीक है। B का जो नेट प्रेशर होगा यहाँ पे इस वेसल में वो तो 2x प्लस 2y होगा, क्योंकि दोनों के डिसोसिएशन से B आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो B का जो नेट प्रेशर होगा उसको आपको 2x प्लस 2y या यहाँ पे 2x ऐड करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको B की जो वैल्यू है उसमें यहाँ और यहाँ उसको कॉमन करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ अलग वैल्यू यूज़ करो यहाँ अलग वैल्यू यूज़ करो। यही कह रहा हूँ कि साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में जो भी स्पीसीज कॉमन है उनकी एक कॉमन वैल्यू होनी चाहिए वैल्यू पुट करने के दौरान। पता चला आप अलग अलग वैल्यू रखे पड़े हो, यहाँ 2x रखे पड़े हो, यहाँ 2y रखे पड़े हो, तो ये तो हर हालत में गलत होगा ही होगा, ठीक है। तो आपको एक कॉमन वैल्यू दे के फिर क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करना है। तो अब अपने क्या करेंगे, अब अपने यहाँ पे Kp का एक्सप्रेशन, अब हमें Kp की वैल्यू पता है, इसका Kp पता है, इसका Kp पता है, और हमने साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम वैल्यूज़ लिख ली हैं, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, अब तो बहुत सिंपल सा काम है। आप इस ऊपर वाले का जब Kp लिखोगे, ऊपर वाले का Kp, ऑब्वियस सी बात है इसका Kp क्या होगा, प्रेशर ऑफ गैस A एट इक्विलिब्रियम इंटू प्रेशर ऑफ B एट इक्विलिब्रियम का स्क्वायर होगा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू, एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू कितनी है, x इंटू 2x प्लस 2y का स्क्वायर है, और ये वैल्यू आगे किसके बराबर है 9 इंटू 10⁻³ के बराबर है क्वेश्चन से, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ इसका जो Kp होगा आपके पास, इसका Kp कितना होगा आपके पास, प्रेशर ऑफ B का स्क्वायर, ठीक है, इंटू प्रेशर ऑफ C। तो ये वैल्यू अगर रखें तो ये भी क्या होगा 2x प्लस 2y का स्क्वायर इंटू y इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁻³ तो ये अलग अलग वैल्यूज हमारे पास हैं, ठीक है। अब दो इक्वेशन हैं और दो ही वेरिएबल हैं, ठीक है, दो इक्वेशन हैं दो वेरिएबल हैं। इन दो इक्वेशन की हेल्प से हमें x और y के लिए सॉल्व करना है। और एक बात और बताऊं, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन तो और ज़्यादा आसान होते हैं करने। अगर आप सही से उनकी इक्विलिब्रियम वैल्यू को लिख देते हो तो आप जितने वेरिएबल अज्यूम किए हो, ठीक है, जितने लिस्ट वेरिएबल अज्यूम करके अपना काम चल सकता है, तो जितने वेरिएबल आप यूज़ किए हो उतनी आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, उतनी इन्फॉर्मेशन इक्वेशन में क्वेश्चन में उतनी इन्फॉर्मेशन इक्वेशन बनाने के लिए दी होगी। अगर कल को आपको 3 वेरिएबल यूज़ करने पड़े हैं तो क्वेश्चन में गारंटीड कुछ ना कुछ 3 इन्फॉर्मेशन ऐसी दे रखी होंगी कि आपके पास 3 इक्वेशन बन जाए। तो यहाँ आपके पास 2 वेरिएबल की ज़रूरत थी, 2 इक्वेशन बन गई, ठीक है। इन 2 इक्वेशन की हेल्प से आपको x और y के लिए सॉल्व करना है। यहाँ पे भी वीडियो पॉज करके पहले आप अपने आप से सोल्व कर लो, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। हाँ भाई, तो इसमें अगर सोल्व करने की जहाँ तक बात है तो साफ साफ दिख रहा है कि इसमें मुझे x निकालना y निकालना, तो सबसे इजी काम तो मेरे लिए पड़ेगा कि पहले इसको डिवाइड कर डालो, ताकि ये स्क्वायर और ये स्क्वायर वाला पार्ट कैंसिल होकर आपके पास सीधा सीधा x और y में रिलेशन आ जाए, ठीक है। तो मैं इनको डिवाइड अगर करता हूँ तो डिवाइड करने पे मेरे पास x/y, इन दोनों वैल्यू को डिवाइड कर रहा हूँ, ये इधर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ x/y बचेगा और यहाँ सीधे सीधे मेरे पास 2 बचेगा। यानी कहने का मतलब x की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ y है, ये देख के समझ में आ गया, ठीक है। x की जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स ऑफ y है। अब इस वैल्यू को चाहे आप इस एक्सप्रेशन में रखो चाहे इसमें रखो, मैं ऊपर वाले में रख रहा हूँ। ऊपर वाले में अगर x को मैं 2y रख दे रहा हूँ तो ये x के बदले में 2y होगा, ठीक है। यहाँ पे फिर आपके पास क्या होगा 2 इंटू 2y प्लस 2y, ठीक है। मतलब जहाँ भी x था उसको मैंने 2y रख दिया, इसका स्क्वायर। और अगर इसको ओवरऑल देखोगे तो ये 72y³ बन रहा है, ठीक है। ये 4 और 2 6y बन रहा है, इसका स्क्वायर करोगे तो 36y² बन रहा है।
फिर उसको 2y से मल्टीप्लाई करोगे तो 72y क्यूब बन रहा है। कहने का मतलब 72y क्यूब जो है वो आपके पास 9 इंटू 10⁻³ है, या y क्यूब अगर देखो तो 10⁻³ है। 10⁻³ का क्यूब रूट हो जाएगा 0.1 यानी 10⁻⁻1, और 8 का क्यूब रूट हो जाएगा 2। आपको बताइए 8 जो है वो 2⁻³ होता है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये 10⁻³ अपॉन में 2⁻³ है, और इसका जब क्यूब लिया जाएगा तो आपके पास ये वैल्यू 0.1/2 यानी 0.05 आ रही है। और अगर ये इतना आ गया तो x की वैल्यू आपको पता ही है कि y का डबल है, तो ये वैल्यू आपके पास 0.1 आ जाएगी। तो ये y इतना हो गया 0.05 ATM और x हो गया 0.1 ATM, ठीक है। अच्छा, मैंने क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि फाइनल टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर कितना होगा। अभी क्वेश्चन अपना सॉल्व नहीं हो गया है, अब आप लोग टोटल प्रेशर निकालो। मुझे तो पता है कि बहुत सारे गधे तो इसमें ऐसे होंगे जो अभी भी पूरा x और y निकाल के दे दिया हूँ तो भी टोटल प्रेशर लिखने में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही जाएंगे, ठीक है। तो टोटल प्रेशर निकालो, इसका वीडियो पॉज करके अभी भी टोटल प्रेशर भी आप लोग खुद ही निकालो इसका। हाँ भाई, तो अगर टोटल प्रेशर निकालते हो आप लोग तो यहाँ पे देखो, अगर निकाल लिया हो तो देखना x की वैल्यू आपके पास कितनी है 0.1 है। ये वैल्यू अगर आप रखते हो तो ये वैल्यू रखने के बाद आएगी आपके पास 0.3, ठीक है। 2 इंटू 0.1 प्लस 2 इंटू 0.05 ये 0.3 आएगा, ये 0.3 आएगा, और ये वैल्यू आपके पास 0.05 आएगी। एक सेकेंड, हाँ भाई, तो ये वैल्यू रख लेने के बाद कुछ नालायक लोग जब टोटल प्रेशर की बात आएगी, ठीक है, तो टोटल प्रेशर निकालने के नाम पे मुझे पता है कि वो क्या बेवकूफ़ी करेंगे, वो 0.1 प्लस 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.05, ठीक है, 4 बार उसको जोड़ देंगे। जोड़ने पे कितना आएगा 0.1 आएगा, ठीक है। 0.1 प्लस 0.03 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.05 यानी टोटल वैल्यू आ गई 0.75। ये अगर आपने किया है, ऑब्वियस बात है कुछ गधे इसको कर भी लेंगे, लेकिन अगर ये आपने ये किया है तो ये गलत है, ठीक है। ये नहीं करना था आपने को यहाँ पे, ठीक है। तो करना क्या था फिर, ये अगर गलत है तो क्या करना चाहिए था आपने को। अरे भाई सीधी सी बात, आप b को 2 बार क्यों जोड़ोगे, ठीक है। यहाँ इनके नीचे वैल्यू लिख दी, 4 बार लिख दी तो 4 बार जोड़ दोगे। बी तो एक ही है ना उस वेसल में, 2 बार थोड़ना है, ठीक है। बी का नेट प्रेशर आप ऑलरेडी 2x प्लस 2y की फॉर्म में लिख चुके हो, तो जब आप टोटल प्रेशर निकालोगे तो आपके पास a है, b है, c है। a का प्रेशर आपके पास कितना है 0.1 है, b का प्रेशर आपके पास 0.3 है, c का प्रेशर आपके पास 0.05 है, तो नेट प्रेशर कितना है 0.45 है। तो ये आपके पास फाइनल टोटल प्रेशर बनेगा, ना कि 0.75। इसमें तो आप फालतू में b को 2 बार जोड़ रहे हो, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच हुई साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन को। चलो एक क्वेश्चन और पूछता हूँ। हाँ भाई, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे आप लोग। क्वेश्चन लिखो आप लोग, 4 mole of N2O5 gas are taken. 4 moles of N2O5 gas are taken in a container of volume 1 liter, where it dissociates as N2O5 जो है वो डिसोसिएट कर रहा है किस फॉर्म में, N2O5 गैस डिसोसिएट कर रहा है N2O3 गैस प्लस O2 गैस में, ठीक है। और इसका KC आपको दिया हुआ है 2.5, इसका KC दिया हुआ है 2.5। उसके बाद लिखा है एंड N2O3 further dissociates as N2O3 फिर आगे फर्दर डिसोसिएट कर रहा है क्या, किस फॉर्म में, N2O3 गैस डिसोसिएट होते हुए बना रहा है N2O गैस प्लस O2 गैस। N2O3 फर्दर डिसोसिएट होते हुए N2O गैस प्लस O2 गैस बना रहा है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है इफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ O2 इज
कितना, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ O2 इज 2.5, ठीक है, इसकी भी कंसंट्रेशन 2.5 मोलर दी हुई है, या मोल पर लीटर लिख लो। इफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ O2 इज 2.5 मोल पर लीटर, देन फाइंड इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, देन फाइंड इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। तो आपको N2O5 की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पता करनी है। कंप्लीट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, इसको जल्दी से आप अपने तरीके से अपनी अप्रोच से सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो वीडियो पॉज करके। इसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन डिस्कस करूँगा। कुछ ना कुछ छोटी मोटी गलती इसके सॉल्यूशन में बच्चे करते ही करते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आप वो गलती करो, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ वीडियो पॉज करो और करो, उसके बाद देखना कि वो गलती आपसे हुई या नहीं हुई। हाँ भाई, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन अपने आप से अपने तरीके से अप्रोच कर लिया है। अब मैं आपको अपनी तरफ से सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन की एक सबसे अच्छी बात तो क्या थी कि आपको यहाँ वॉल्यूम 1 लीटर दी हुई है, और 1 लीटर वॉल्यूम का मतलब सीधा सीधा है कि आपके पास N2O5 के कितने मोल हैं, जो उसके मोल होंगे या किसी भी स्पीसीज़ के जो मोल होंगे वही आपके पास कंसंट्रेशन हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम तो ऑलरेडी 1 लीटर है, तो इसलिए जो मोल होगा वही कंसंट्रेशन हो जाएगी, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे बात करूं कि इसके इनिशियल मोल कितने थे, इसके इनिशियल मोल 4 थे, ठीक है, इसका इनिशियल मोल 4 था। अब आपको पता है कि इक्विलिब्रियम लाने का मतलब क्या है कि इसमें से कुछ ना कुछ तो जाएगा ही जाएगा। तो 4 में से मान लो x चला गया, और अगर ये x चला गया तो ये कितना बनना चाहिए, x बनना चाहिए, ये कितना बनना चाहिए, x बनना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कई लोगों को लगा होगा कि सर ने यहाँ KC दे दिया, यहाँ पे तो KC दिया ही नहीं, ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में मैंने बोला था कि जितने आपको वेरिएबल अज्यूम करने पड़ेंगे साइमल्टेनियस क्वेश्चन में, उतनी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी होगी। एक यहाँ KC दिया हुआ है और एक यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ O2 दिया हुआ है, तो 2 वेरिएबल की हमें ज़रूरत पड़ेगी, 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, 2 इन्फॉर्मेशंस दी हुई हैं। तो 4 में से x जाएगा, x बनेगा, x बनेगा। लेकिन अब आपको पता है कि ये जो x बना N2O3 का, इस N2O3 के x में से कुछ ना कुछ y भी तो जाएगा, ठीक है। यहाँ से फिर इस बोला ना N2O3 फर्दर डिसोसिएट्स, तो इस x में से कुछ y जाएगा, y जाएगा तो ये y बनेगा और ये y बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब O2 की ओवरऑल वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, ऊपर वाली रिएक्शन से x बना है, नीचे वाली रिएक्शन से y बना है, तो नेट वैल्यू की बात करोगे तो x प्लस वाई, यहाँ भी आपको क्या लिखना होगा, x प्लस वाई। लेकिन बात यह है कि इसके बाद इतना करने के बाद पिछले क्वेश्चन में एज यूजुअल जो भेड़ बकरियों वाला काम करना होता है कि हाँ भाई पिछले क्वेश्चन में हमने O2 में जोड़ा था या वो उसमें B में जोड़ा था, तो इन्होंने O2 में जोड़ दिया होगा, ठीक है। लेकिन इतना करने के बाद एक जगह अक्सर बच्चे मार खा जाते हैं या गलती कर जाते हैं। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ तो x माइनस वाई लिख दिया होगा, लेकिन यहाँ पे x माइनस वाई करना भूल गए होंगे, और अगर ऐसा किया तो आपका क्वेश्चन वहीं पर गलत हो गया। मैंने बोला जो भी कॉमन वैल्यू है, जो भी कॉमन स्पीसीज है, उनकी कॉमन इक्विलिब्रियम वैल्यू पहले देखो, इंश्योर करो कि आपने उनकी कॉमन वैल्यू लिखी है या नहीं लिखी है। तो अगर ये x माइनस वाई है तो यहाँ भी आपको x माइनस वाई लिखना होगा। बहुतों ने अगर अपने आप से ट्राई किया तो कई लोगों ने यहाँ x को x छोड़ दिया होगा, ये तो y कर दिया होगा, यहाँ भी y जोड़ दिया होगा, लेकिन गड़बड़ वही करी होगी कि आप लोगों ने इस y को माइनस करना कईयों ने मिस किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस वाई होगा, यहाँ पे भी x माइनस जो है y होगा। अब आपको इसका KC दिया हुआ है। अच्छा, 2 इक्वेशन कैसे है अपने पास, एक तो आपके पास O2 की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दी हुई है कितनी, 2.5, यानी एक इक्वेशन तो हमें साफ साफ कह रही है कि x प्लस वाई का जो सम है वो 2.5 के बराबर है। O2 की इक्विलिब्रियम वैल्यू हमने कितनी लिखी है, x प्लस वाई, क्वेश्चन में कितनी दी है 2.5, तो यानी x प्लस वाई को आप लोग 2.5 लिख सकते हो। दूसरा इसका KC दिया हुआ है, तो इसके KC में ये इसकी इक्विलिब्रियम वैल्यू जो है वो लिख लो। इसके KC में अगर लिखोगे तो KC बराबर क्या होगा, यहाँ पे x माइनस वाई अपॉन में क्या, x माइनस वाई यहाँ पे है ही आपके पास, ठीक है, और इंटू x प्लस वाई और साथ में 4 माइनस एक्स, ठीक है, और ये वैल्यू 2.5 है।
अब कई नालायकों ने यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर दिया होगा, वो ये नहीं देख रहे कि भाई हमें क्वेश्चन को टिपिकल नहीं करना है, उसको आसान बनाना है। जहाँ जो वैल्यू कट हो रही है पहले उसको काट डाल लो। तो एक्स प्लस वाई की खुद की वैल्यू 2.5 है और ये इक्वल टू 2.5 है, तो आपको तो 2.5 और 2.5 के नाते ये वैल्यू कट करनी चाहिए थी, ना कि इसको क्वाड्रेटिक वगैरह की फॉर्म में ले जाना चाहिए था। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगर आप लिखे हो तो वो भी एक तरीके की बेवकूफ़ी है, ठीक है। मतलब हर क्वेश्चन में कहाँ कहाँ क्या क्या आप कर सकते हो गलतियाँ, ठीक है, और क्या नहीं करना चाहिए वो सब मैं क्वेश्चन टू क्वेश्चन बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी आपको कम से कम 70-80 क्वेश्चन इस चैप्टर में प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। इतने क्वेश्चन तो मैं क्लास में या वीडियो लेक्चर में आपको करवाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे आगे भी पढ़ाना है और भी चैप्टर पढ़ाने हैं, ठीक है। तो आप अपने आप से भी ईमानदारी से क्वेश्चन लगाओगे। एक्स प्लस वाई से ये 2.5 कैंसिल हो गया, यानी एक्स माइनस वाई आपके पास 4 माइनस एक्स के बराबर आ गया, और इस x को इधर ले आता हूँ तो ये 2x माइनस वाई आपके पास 4 के बराबर आ रहा है। तो x प्लस वाई 2.5 है, 2x माइनस वाई 4 के बराबर है, ये इक्वेशन 1 है मेरे पास और ये इक्वेशन 2 है। तो साफ साफ दिख रहा है कि दोनों को अगर मैं सब ऐड कर दूँ, ठीक है, तो ऐड कर दूँ तो y से y कैंसिल हो जाएगा, और y से y कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास 3x की वैल्यू आएगी 6.5, ठीक है, और यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ गई 6.5/3। अच्छा, मैंने आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि N2O5 की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या होगी, ठीक है। तो N2O5 की अगर आपको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालनी है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ये 4 है और x की वैल्यू आप निकाल चुके हो 6.5 डिवाइडेड बाई 3, इस वैल्यू को यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देना, N2O5 का ये आपके पास इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आ जाएगा, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन में अगर मैंने आपको इसका केस ही नहीं दिया था तो इसके सेकंड पार्ट में मैं आपसे इसका केस ही भी पूछ सकता था, क्योंकि x आ गया तो x से y भी आ जाएगा और y भी आ जाएगा, तो ये x माइनस वाई, वाई एक्स प्लस वाई, ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। और ये सारी वैल्यूज आ जाने का मतलब क्या है, इन सारी वैल्यू आने का सीधा सीधा मतलब है कि आप इसका सीधा सीधा केस ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसका केस ही मैं आपसे पूछ सकता था, ये भी एक क्वेश्चन का पार्ट हो सकता था, ठीक है। तो आपको बार बार समझाना चाहूँगा, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन करने में पहले तो आपको एक सिंगल रिएक्शन उठा के उसको सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करना है, पहले सबकी साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। और जो भी कॉमन स्पीसीज है उनकी इंश्योर करना है कि उनकी वैल्यूज एक जैसी लिखी गई है या नहीं लिखी गई है। अगर अलग अलग लिखी गई है तो इसका मतलब आप क्वेश्चन शुरू में ही गलत कर रहे हो, ठीक है। उसको केसी केपी के एक्सप्रेशन में रखने का कोई फायदा नहीं, आप गलत ही कर रहे हो, ठीक है। तो पहले तो ये इंश्योर करो कि कॉमन स्पीसीज की वैल्यू कॉमन लिखी गई है या नहीं, उसके बाद ही केसी केपी के एक्सप्रेशन में डालो और क्वेश्चन का जो भी आगे का पार्ट है उसके लिए सॉल्व करो, ठीक है। तो ये अपने पास 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए प्रॉब्लम्स ऑन साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम को लेकर के। चलो कुछ और क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं, जरूरी नहीं कि वो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम को लेकर हों, ठीक है। 1-2 जगह कुछ और जगह भी बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहले इसको उतार लो। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी कॉपी पे लिखो, ठीक है। जरूरी नहीं कि साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम से ही दूँ मैं, अब मैं कुछ और 1-2 क्वेश्चन ऐसे डिस्कस कर रहा हूँ जहाँ कुछ बच्चे अक्सर मिस्टेक्स कर देते हैं, ठीक है। तो मान लो आपको मैं दे रहा हूँ कि मेरे पास एक वेसल है यहाँ पे, ठीक है, जिसकी वॉल्यूम मान लो 1 लीटर है, और एक तरफ एक और वेसल है जिसकी वॉल्यूम मान लो कितनी है, 2 लीटर है, ठीक है। और यहाँ बीच में स्टॉप कॉक लगा हुआ है, ठीक है। इस वेसल में मैंने गैस ए के 1 मोल लिया है, ठीक है, और इस वेसल में मैंने गैस बी का जो है ये 4 मोल लिया है, ठीक है। तो इसमें गैस ए का 1 मोल है और इसमें गैस बी का जो है वो 4 मोल है, ठीक है। तो इसके बाद मैंने लिखा है कि ये ए और बी आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और रिएक्ट करके एक इक्विलिब्रियम बनाते हैं, ए गैसियस प्लस बी गैसियस। इक्विलिब्रियम बनाते हैं किसके साथ, ये सी गैसियस के साथ, ठीक है। इनका एक इक्विलिब्रियम बनता है ए गैसियस प्लस बी गैसियस इन इक्विलिब्रियम विद सी गैसियस, और इसका केस ही मान लो मैंने आपको दे रखा है 9, ठीक है। इसका केस ही मान लो मैंने आपको दे दिया कितना, 9 दे दिया, ठीक है। तो अब ऐसे कंडीशन में, ठीक है, मैंने ए गैसियस दे रखा है, बी गैसियस दे रखा है, इक्विलिब्रियम बनता है अगर ये रिएक्ट करेगा तो सी के साथ, ठीक है। अब क्वेश्चन लिखो आप अपनी कॉपी पे, कंप्लीट करो इसे। फाइंड द इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ ए एंड find the equilibrium moles of A, B and C when find the equilibrium moles of A, B and C when stopcock is removed, when stopcock is
रिमूव्ड। ठीक है, तो अगर ये स्टॉप कोक हम लोग हटा देते हैं तो ए, बी और सी, क्योंकि नई गैस रिएक्ट करेगा तो सी भी बनेंगे। ठीक है, तो ए, बी और सी का इक्विलिब्रियम मोल्स कितना होगा ये आप फाइंड करो। आपको ए का इनिशियल मोल 1 दिया हुआ है और बी का 4 मोल दिया हुआ है। ठीक है, आपको के सी बी रिएक्शन का दिया हुआ है 9। ठीक है, उसकी जो वॉल्यूम है, यहाँ वॉल्यूम भी मैंने लिखवाई थी, ये 1 लीटर है और इसकी जो वॉल्यूम है ये 2 लीटर है। ठीक है, तो 1 लीटर वॉल्यूम वेसल जो है वो 2 लीटर वॉल्यूम वेसल के साथ इस तरीके से स्टॉप कोक की फॉर्म में कनेक्टेड है। लेकिन स्टॉप कोक हम हटा देंगे तो ए और बी रिएक्ट करेंगे तो उससे सी भी बनेगा। तो आपको इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ ए, बी एंड सी आपको बताने हैं। जल्दी से वीडियो पॉज करके इसके लिए सॉल्व करें। हाँ भाई, तो अगर हाँ भाई, तो इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाएगा, तो वही है, इसका के सी दिया हुआ है, के सी दिया हुआ है तो हम लोग इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन लिखेंगे। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और साफ साफ दिख रहा है कि इसका 1 मोल 1 लीटर में और इसका 4 मोल जो है वो 2 लीटर में है, तो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 1/1 यानी 1 हो गई। ठीक है, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 4/2 यानी 2 हो गई, और इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है 0 होगी। फिर आप लोग क्या करोगे, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन लिखोगे। तो एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन लिखने के लिए आप लोग क्या करोगे, 1 - x करोगे, 2 - x करोगे, 1 में से x जाएगा भाई, कुछ ना कुछ तो आपको घटाओगे ना। ठीक है, जनरली आपको x कुछ रैंडम वैल्यू x मानते हुए रिएक्टेंट में से घटाना होता है, प्रोडक्ट में बनाना होता है। कुछ खास क्वेश्चन ऐसे होते हैं 2-5% जिसमें आपको इक्विलिब्रियम वैल्यू अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म्स में लिखनी होती है। तो 1 - x लिखे, 2 - x लिखे, और इसको आप क्या लिखोगे, x लिखोगे। ठीक है, जितना ये x और x जाएगा तो बदले में x बनेगा। अब आप इसको के सी के एक्सप्रेशन में रख करके, ठीक है, क्या करोगे, के सी के एक्सप्रेशन में रख करके x अपॉन में 1 - x और 2 - x इक्वल टू 9 करके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सोल्व करो। पहले आप सोल्व करो, आंसर निकालो, उसके बाद वीडियो को आगे देखना। ठीक है, और सॉल्व करके मुझे बताओ कि x की वैल्यू क्या आई है, या आप लोग देखो कि x की वैल्यू क्या आई है। ठीक है, के सी की वैल्यू, के सी के एक्सप्रेशन में ये वैल्यू पुट करके आप के सी x की वैल्यू निकालो। हाँ भाई, तो अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया हो, ठीक है, तो इसको करने के बाद आप अपनी कॉपी पे इसको क्रॉस करते हुए, ठीक है, और अपनी कॉपी पे श्योर वाला जो है नालायक लिखोगे ही लिखोगे। ठीक है, आप अपनी कॉपी पे क्रॉस करके इसे जो है नालायक वर्ड जरूर लिखना। ठीक है, क्या गड़बड़ हो गई यहाँ पे, गड़बड़ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, लेकिन पहले इसको क्रॉस करो, नालायक लिखो। एक्चुअली आप इक्विलिब्रियम वैल्यू को एक्सप्रेस करने में ही गलती नहीं करते हैं। ठीक है, कई बार आप इनिशियल वैल्यू को एक्सप्रेस करने में भी गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, आपने इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पे 1/1 करके 1 लीटर ले लिया, और यहाँ पे 4/2 करके 1/1 करके 1 मोल पर लीटर ले लिया, और यहाँ 2 मोल पर लीटर ले लिया। एक्चुअल में ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है ही नहीं। ठीक है, ये सॉरी इनिशियल कंसंट्रेशन है ही नहीं। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी, जब आप ये स्टॉप को घटाए तो स्टॉप को घटाने के बाद ये भाई गैसेस हैं, तो ए इधर और बी इधर नहीं पड़ा रहेगा, ए और बी दोनों एक दूसरे में मिक्स होंगे ही होंगे। ठीक है, ये ए का 1 मोल इस पूरे 3 लीटर में फैल जाएगा, बी का भी जो 4 मोल है वो पूरे 3 लीटर में फैल जाएगा। तो आपने एक तरीके से सोचा जाए तो आपने इक्विलिब्रियम इनिशियल कंसंट्रेशन ही गलत ले ली है। ठीक है, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 1/1 नहीं बल्कि 1/3 होगी, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 4/3 होगी। और भी कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आप इनिशियल वैल्यू को ही गलत ले लेते हो। ठीक है, तो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 1/1 और इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो 1/3 और इसकी इनिशियल 4/3 ली जाएगी, ना कि जो मैंने लिखा है वो। ठीक है गधो, यहाँ पे जब ये स्टॉप को घटेगा तो पहले ए और बी एक दूसरे में फैल लेगा, और हाँ रिएक्शन भी होगी, लेकिन साथ में ए और बी दोनों में फैल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ 1/3 और 4/3 आपके लिए इनिशियल कंसंट्रेशन का काम करेगा। तो इस क्वेश्चन को मैं एक्चुअली आपको 2 अप्रोच से सॉल्व करके बताऊंगा, दोनों अप्रोच डिस्कस कर दे रहा हूँ। पहले इसको क्रॉस करो, मैं ये हटाने जा रहा हूँ। हाँ भाई, तो अगर आपको इसकी इनिशियल वैल्यूज़ लिखनी है
तो इनिशियल वैल्यू कैसे लिखेंगे, जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन 1/3 और इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 4/3 और ये 0, और एट इक्विलिब्रियम क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम के नाम पे लिखेंगे 1/3 माइनस एक्स, 4/3 माइनस एक्स और ये एक्स, ठीक है, ये आपके लिए इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है। और इसके अकॉर्डिंग आप इसको केसी के एक्सप्रेशन में रखेंगे और यहाँ पे आपके पास आएगा एक्स अपॉन में 1/3 माइनस एक्स, 4/3 माइनस एक्स, और इस वैल्यू को 9 के इक्वल रख के इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी यहाँ पे एक्स और एक्स मल्टीप्लाई होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ के सी की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स निकालेंगे, ठीक है, और एक्स निकाल लेने के बाद वो एक्स आप यहाँ पे पुट करेंगे, तो पुट करोगे तो 1 - 3 माइनस एक्स, और ये बता दूं ये अपना आंसर नहीं है, ठीक है, ये भी अपना फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि ये आपने इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन लिखी है, ठीक है। मैंने आपसे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन नहीं मांगी है, मैंने आपसे इक्विलिब्रियम मोल मांगे हैं, ठीक है। अब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, क्यों, क्योंकि नेट वॉल्यूम कितनी है, 3 लीटर है, और ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन उस 3 लीटर के हिसाब से है। तो अगर पर लीटर में इतने मोल हैं तो 3 लीटर में कितने मोल हो जाएंगे, इसके लिए आपको इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, तब अपना इक्विलिब्रियम मोल आएगा, ठीक है। तो ये काम आप अपने आप से करोगे, ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है, ठीक है, ना कि इक्विलिब्रियम मोल। इसका दूसरा अप्रोच ज़्यादा इजी पड़ता आप लोगों के लिए, ठीक है। वो उस अप्रोच में आप एक तो इनिशियल वाली गलती करने से बच जाते, ए गैसियस प्लस बी गैसियस इन इक्विलिब्रियम विद सी गैसियस। देखो यार, कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनकी शुरुआत के लिए हमें इनिशियल कंसंट्रेशन लेनी पड़ती है, किसी में इनिशियल प्रेशर लेना पड़ता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको इनिशियल मोल लेके भी काम चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है अगर आप लोग इसमें शुरुआत में ही इनिशियल मोल मान लिए होते। वैसे भी मैंने इक्विलिब्रियम मोल क्वेश्चन में पूछा था, तो अगर आप इसका इनिशियल मोल कितना, इसका इनिशियल मोल मान क्या लिए होते, दिया है इसका 1 है, इसका 4 है, अच्छा स्टॉप को घटाओ चाहे ना हटाओ, इसका इनिशियल मोल 1 ही रहेगा, इसका इनिशियल मोल 4 ही रहेगा, ये मोल चेंज नहीं होने वाले हैं। तो इसका इनिशियल मोल 1 होगा, इसका इनिशियल मोल 4 होगा और इसका इनिशियल मोल जो है वो 0 होगा, ठीक है। तो ये इसके इनिशियल मोल्स लिए जाएंगे। उसके बाद एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे मोल्स कैसे लिखोगे आप लोग, अब यहाँ पे मैं कंसंट्रेशन नहीं लिख रहा हूँ, मोल लिख रहा हूँ, ठीक है। तो वो तो 1 और 4 ही रहेगा, चाहे वो हमने स्टॉक को घटाया चाहे नहीं हटाया, ठीक है। हाँ, इक्विलिब्रियम मोल में आप क्या करोगे कि 1 में से कुछ जाएगा, 1 में से x चला गया, 4 में से x चला गया और यहाँ पे x बन गया, ठीक है। हाँ, अब आप जब इसको Kc के एक्सप्रेशन में रखोगे तो ये मोल हैं, ये वैल्यू मोल है, ये वैल्यू मोल है, ये वैल्यू मोल है, ठीक है। तो इसको आप अपने दिमाग में पहले कंसंट्रेशन में बदलोगे, फिर इसको केसी के एक्सप्रेशन में रखोगे, तो इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, जब स्टॉक को घट चुकी है तो इसका मतलब फाइनल वॉल्यूम तो 3 लीटर है, ये सारे इक्विलिब्रियम मोल कितनी वॉल्यूम में है, 3 लीटर में है, तो इसका केसी इसका इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हो जाएगा x/3, इसका हो जाएगा 1 - x/3, इसका हो जाएगा 4 - x/3, और ये वैल्यू मैंने आपको कितने के बराबर दी हुई है, 9 के। और अब यहाँ पे जो भी है 3 वगैरह कुछ कट भी जाएगा और एक नॉर्मल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। यहाँ से आपके पास x सॉल्व हो जाएगा, और जब x सॉल्व हो गया तो जैसे मुझे a का इक्विलिब्रियम मोल चाहिए, ठीक है, तो a का इक्विलिब्रियम मोल जो मेरे पास होगा वो सीधे सीधे 1 - x हो जाएगा, 1 - x हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की 2 वैल्यू आएंगी, या तो x की एक वैल्यू 1 से बड़ी आ जाएगी या नेगेटिव आ जाएगी जो मीनिंगलेस है, एक ऐसी वैल्यू होगी जो 0 और 1 के बीच में होगी, वही मैटर करेगी, ठीक है। तो एक ही इक्विलिब्रियम मोल जो होगा वो 1 - x हो जाएगा। अब आपको इसे किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो आपने यहाँ इनिशियल मोल लिखा और आपने इक्विलिब्रियम मोल लिखा, वहाँ पे आपने इनिशियल कंसंट्रेशन लिखी, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन लिखी, उसमें तामझाम भी ज़्यादा था और एक गलती भी हुई आप लोगों से, कुछ बच्चों से की हुई होगी पक्का ना पक्का, ठीक है। तो एक अप्रोच ये है जहाँ पे आपने इनिशियल मोल फिर इक्विलिब्रियम मोल, उसको फिर कंसंट्रेशन में बदल के इक्विलिब्रियम केसी के एक्सप्रेशन में रखा, x निकला, x ऑलरेडी मोल की टर्म्स में निकला, तो आपका हर किसी का इक्विलिब्रियम मोल आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो एक ये अप्रोच थी इस क्वेश्चन को करने की। अब मैं आपको 2 क्वेश्चंस दे रहा हूँ जिनका सॉल्यूशन आप मुझे भेजेंगे, और अगली क्लास से हम लोग जो है एक नया पार्ट जो होता है केमिकल इक्विलिब्रियम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, ली-चैटेलियर प्रिंसिपल, ठीक है, इस ली-चैटेलियर प्रिंसिपल को जो कि एक थ्योरेटिकल टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे, और 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका सॉल्यूशन आप लोग मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। तो ये पहले आप नोट कर लो, मैं दोनों क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ, उसको कॉपी करके उसका सॉल्यूशन मुझे सेंड करोगे आप लोग।
हाँ भाई, इसके बाद मैं आप लोगों को बस 2 न्यूमेरिकल दे रहा हूँ। इन 2 न्यूमेरिकल को आराम से अच्छे से सॉल्व करके मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, इन ए रिजिड वेसल अमोनियम कार्बामेट सॉलिड। अमोनियम कार्बामेट का फॉर्मूला हम ऑलरेडी एक क्वेश्चन में बताए भी हैं, NH2COO NH4 solid and CO2 gas is present at 0.75 atm pressure and 27 डिग्री सेल्सियस। तो CO2 गैस 0.75 atm प्रेशर और 27 डिग्री सेल्सियस पे है। इट इज़ हीटेड टू 127 डिग्री सेल्सियस। इसको हम लोगों ने 127 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया है। एंड फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज अटेंड। तो अमोनियम कार्बामेट सॉलिड इक्विलिब्रियम बना रहा है 2NH3 गैस प्लस CO2 गैस के साथ। एंड एट इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर इज 4 atm। फाइंड Kp फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन का Kp आपको फाइंड करना है। दूसरा क्वेश्चन है, फॉर द इक्विलिब्रियम LiCl.3NH3 सॉलिड। LiCl.3NH3 सॉलिड इक्विलिब्रियम बना रहा है LiCl.NH3 सॉलिड प्लस 2NH3 गैस के साथ। ये गैस हो जाएगा, ठीक है, 2NH3 गैस के साथ, जिसका Kp दिया हुआ है 9 atm² एट 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब क्वेश्चन का अगला हिस्सा है, ए 5 लीटर वेसल कंटेन्स 0.1 मोल ऑफ LiCl.NH3 सॉलिड, ठीक है। एक 5 लीटर वेसल में LiCl.NH3 सॉलिड के 0.1 मोल लिए गए हैं, ठीक है, 0.1 मोल। क्वेश्चन है, हाउ मैनी मिनिमम मोल्स ऑफ NH3 शुड बी एडिड टू द फ्लास्क एट 37 डिग्री सेल्सियस टू ड्राइव द बैकवर्ड रिएक्शन फॉर कंप्लीशन, ठीक है। मतलब इसके 0.1 मोल है, हमें अमोनिया का कितना मिनिमम मोल इसमें ऐड करना चाहिए कि ये रिएक्ट करके पूरी तरह से बैकवर्ड चला जाए, ठीक है। तो इस रिएक्शन को पूरी तरह बैकवर्ड ले जाने के लिए मुझे अमोनिया के कितने मिनिमम मिलीमोल की ज़रूरत पड़ेगी। ऑप्शंस हैं 0.2, 0.59, 0.69, 0.79। तो ये 2 क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी पे अच्छे से उतार के इनको सॉल्व करके सेंड करोगे और ईमानदारी से करोगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मैं ली चैटेलियर प्रिंसिपल डिस्कस करूँगा और उसके बाद जब टाइम मिलेगा तो इनका दोनों का सॉल्यूशन भी आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। 1-2 और अच्छे क्वेश्चंस हैं करवाने लायक हैं, वो भी मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन आप इनका सॉल्यूशन मुझे सेंड करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।